हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का करियर विल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं रवि मिश्रा। तो आज से आप लोगों की क्लास स्टार्ट होने जा रही है और एक न्यू बैच प्रारंभ हो रहा है, जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि आप इतिहास विषय तो पढ़ने चल रहे हैं, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए इतिहास विषय पढ़ने चल रहे हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है। जैसा कि आप जानते हैं, जनरल स्टडीज में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उन सभी विषयों से संबंधित जो आपका पाठ्यक्रम है ना। विषय मतलब एक विषय बहुत विस्तृत होता है। मैं कहूं एक सब्जेक्ट से एक टॉपिक लेकर के लोग 4 वर्ष 5 वर्ष में उस टॉपिक पर पीएचडी करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा विषय नहीं, विषय से संबंधित जो आपका पाठ्यक्रम है, तो उन सभी पाठ्यक्रमों में इतिहास विषय का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके पास सभी विषयों की जन्म कुंडली होती है। अच्छा, सचिन लिख रहे हैं, सर आपका डेमो क्लास देखा था यूट्यूब पर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद। बहुत से लोग ऐसा लिख रहे हैं, बहुत से लोग प्रणाम लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून। तो वो सभी लोग जो गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं उन सभी को गुड आफ्टरनून, कुछ लोग गुड इवनिंग भी लिख रहे हैं, उन सभी को गुड इवनिंग। जो लोग प्रणाम लिख रहे हैं वो सभी खुश रहें। तो मैं आज आप लोगों को बहुत कुछ समझाने जा रहा हूं और जो कुछ समझाऊंगा वह सब इतिहास विषय समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान पूर्वक मेरी बातें सुनते रहें और इसके बाद बातचीत का दौर तो लंबा चलेगा। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप लोगों के जो डाउट होंगे वो बीच बीच में क्लियर करता रहूंगा, है ना। तो अच्छा, नीरज लिख रहे हैं आप मेरे फेवरेट टीचर हैं, धन्यवाद। प्रिंस लिख रहे हैं मैं आपका ओल्ड स्टूडेंट हूं सर। अच्छा स्वागत है आप सभी का। सर्वेश लिख रहे हैं सर हमारा इतिहास कमजोर है, यकीन मानिए अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। 4 से 5 लेक्चर मेरा आप ले लीजिए, इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस इतिहास विषय में जगने लग जाएगा और आपको लगेगा, यह सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि सभी विषयों में यह आपका सबसे मजबूत सब्जेक्ट है, कमजोर नहीं। तो संकल्प लिख रहे हैं सर ये बैच जेआरएफ के लिए काम करेगा। बेटा ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा, लेकिन जितने भी एग्जाम होते हैं भारत में उन सब का पाठ्यक्रम अलग अलग होता है। भले ही सब्जेक्ट हिस्ट्री हो या कोई और सब्जेक्ट हो, उन सब्जेक्ट से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी डिफरेंट तरह के होते हैं। हाँ, आप अगर इतिहास विषय में समझ बढ़ाना चाहते हैं तो आप यूपीएससी की बैच ले सकते हैं, क्योंकि जितनी समझ इस एग्जाम में स्टूडेंट्स की बढ़वाई जाती है उतनी शायद किसी एग्जाम के लिए नहीं बढ़वाई जाती। विशेष करके जो सामान्य अध्ययन में विषय शामिल हैं। सर बीपीएससी कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए यह जो बैच है वो सफिशिएंट होगा। अच्छा, बहुत से कमेंट आ रहे हैं, मैं सभी कमेंट अब नहीं देख सकता, मुझे आप लोगों को बहुत कुछ बताना है। तो मैं चाहूंगा आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनते रहें। लास्ट में कुछ समय मैं आपको दूंगा, फिर आपके डाउट लूंगा, आपकी जो समस्या होगी उसका समाधान मैं करूंगा। कमलकांत जी थोड़ा सा वक्त दीजिए, ऐसे प्रश्नों का उत्तर मैं जरूर दूंगा लेकिन थोड़ा सा समझाने के बाद। तो चलिए मैं क्या स्टार्ट करने चल रहा हूं अभी आप लोगों को बता दूंगा। अब आप लोग ध्यान से, सर हिंदी मीडियम से क्लियर हो जाएगा ना यूपीएससी? बिल्कुल क्लियर होगा, क्यों नहीं होगा। तो अब आप लोग ध्यान से मेरी बात, मुख्य परीक्षा का सिलेबस बिल्कुल बेटा दिखाऊंगा, क्या लिखवाऊंगा भी, मैं लिखवाऊंगा भी। तो अब थोड़ी देर तक आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनते रहें, फिर मैं आता हूं, आप लोगों का डाउट लूंगा। अब मैं कमेंट नहीं देखूंगा, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुने। जब मैं आपसे डाउट पूछूंगा फिर आप कमेंट करिएगा।
तो मैं ये कह रहा था कि सभी विषयों में इतिहास विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसका कारण ये है कि सभी विषयों की जो जन्म कुंडली है वो इतिहास विषय के पास है, वो हिस्ट्री सब्जेक्ट के पास है। जैसे कि आप लोगों को पॉलिटी पढ़ना है, तो आप पॉलिटी में आज की डेट में जो कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ भी आप पढ़ते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री, जैसे कि प्रधानमंत्री, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एक समय ऐसा था कि विश्व में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब नहीं होते थे, राजा होते थे, राजा होते थे। एक समय ऐसा था कि विश्व जो है उस संविधान से नहीं चलता था, तलवार से चलता था। किसी राज्य का जो शासन था वो तलवार के बल पर स्थापित रहता था। अगर किसी की तलवार मान के चलिए कमजोर हो गई, यानी कि कोई भी शासक कमजोर हो गया, उसकी शक्ति छीड़ हुई, तो उसे मार करके सत्ता से हटा करके कोई अन्य शासक सत्ता में आ जाता था, वो अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर लेता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये राजशाही से डेमोक्रेसी कहां से आ गई? यह आप लोगों को तब पता चलेगा जब आप इतिहास पढ़ेंगे। यहां तक कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, आप पॉलिटी की कोई भी बुक स्टार्ट करिए तो सबसे पहले लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास, और उसमें आप देखेंगे कि स्टार्टिंग से ही आपको अंग्रेजों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो तब आप समझ पाएंगे जब आप इतिहास विषय की अच्छी समझ रखते हैं। मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। आप लोगों को इकोनॉमी पढ़नी है, इस सब्जेक्ट में आप लोग क्या पढ़ते हैं? आप मुद्रा पढ़ेंगे, आप बैंकिंग पढ़ेंगे, आप शेयर मार्केट पढ़ेंगे, आप योजना पढ़ेंगे। आप जानते हैं आज की डेट में सरकार को पैसे की नीड होती है ना, तो वो विश्व बैंक से बात करेगी। अगर बहुत ज्यादा समस्या है, बड़ी समस्या नहीं है, तो अपने देश में आरबीआई है, अन्य साधन है जिससे सरकार अपनी आय बढ़ा सकती है। लेकिन एक वक्त हुआ करता था जब बैंकिंग सिस्टम नहीं था, और बहुत से शासक ऐसे होते थे जब भी उनको आय बढ़ाना होता तो क्या करते थे, किसी क्षेत्र पर अटैक करके उस क्षेत्र को लूट लेते। या मान के चलो कि एक क्षेत्र का कोई भी शासक किसी क्षेत्र का शासक है, ये एक शासक है जिसके पास इतना बड़ा क्षेत्र है। अब इसको अपनी आय बढ़ानी है, तो बगल के क्षेत्र पर यदि वो कंट्रोल कर ले तो वहां के लोगों से भी टैक्स लेगा। शासक अपने क्षेत्र के लोगों से कर लेता था, अब वो बगल में जो क्षेत्र स्थित है उस पर भी नियंत्रण स्थापित कर लेगा, तो वहां से भी टैक्स लेगा। इससे उसकी आय बढ़ गई। ये विभिन्न तरीके होते थे आय बढ़ाने के। मैं एग्जाम्पल अगर उठाऊं तो आपने सुना होगा महमूद गजनवी नाम का एक आक्रमणकारी, भारत पर आक्रमण किया, उसने भारत को लूटा। अब ये उसका आय बढ़ाने का तरीका था। आज की डेट में आप ऐसा नहीं सुनने को पाएंगे कि किसी देश के राजा ने अन्य देश पर आक्रमण करके उस देश को लूट लिया। आप ये सब अब नहीं पढ़ते। ये सब आय बढ़ाने का तरीका अब नहीं है, पर एक समय हुआ करता था। लेकिन उस तरीके से आज का जो तरीका है, वहां तक जो कुछ हुआ है, कैसे ये सब हुआ, यह सब आपको तब समझ में आएगा जब आप इतिहास पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, लेकिन आज जो कुछ है इकोनॉमी के पाठ्यक्रम में, उन सब के बारे में आपको जानना है, उनका ओरिजिन समझना है, तो इतिहास पढ़ना पड़ेगा। यहां तक कि ज्योग्राफी की बात यदि मैं करूं तो धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, यहां तक कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, यह सब बातें आप लोगों को तब पता चलेंगी जब आप इतिहास पढ़ेंगे। मैं साइंस की बात करूं तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एक वक्त हुआ करता था, मैं इतिहास का टीचर हूं तो ज्यादातर युद्ध के बारे में ही बात करूंगा, लेकिन क्योंकि आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ युद्ध ही नहीं, युद्ध के पीछे जो माहौल बनता था, जो दिमाग लगाते थे लोग, उनके बारे में भी, उन सबको भी आपको समझना होगा। एक समय आप जानते हैं कि लोग कुश्ती लड़ा करते थे, एक दूसरे से आमने सामने फाइट, बिना किसी हथियार के। और अगर हथियार था भी तो स्टार्टिंग में हथियार स्टोन का बना होता था, पत्थर का। लोग स्टोन एज कहते थे उस काल को। धीरे धीरे करके लोग तलवार का इस्तेमाल करने लग गए, यानी उनके पास
लोहा आ गया, उन्हें लोहा मिल गया तो वो तलवार से लड़ने लग गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ देश ऐसे थे विश्व में जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, जहां बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी, लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे जहां जनसंख्या कम थी, सेनाएं उनकी छोटी थी। और छोटी सेना बड़ी सेना को तभी हरा सकती है जब उसके पास वेपन्स बहुत अच्छे हों, उसके पास हथियार बहुत अच्छे हों। जैसे आज की डेट में आप देखिए, इजराइल छोटा सा देश है, लेकिन बड़ा से बड़ा देश भी, बड़ी से बड़ी सेना भी उसको आसानी से पराजित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास वेपन्स बहुत बेहतरीन है। आपने सुना होगा जापान नाम के एक छोटे से देश ने दुनिया के सबसे बड़े देश रसिया को पराजित कर दिया था। यह कैसे संभव हुआ? तो हथियार के बल पर। मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। यदि मुट्ठी भर लोग, छोटी सी सेना विशाल सेना को पराजित करना चाहती है तो उसके पास वेपन्स बहुत बेहतरीन होने चाहिए, और उसको वेपन्स अगर लेटेस्ट बनाने हैं, अच्छे हथियार बनाने हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे लोगों को बेहतरीन हथियार की नीड होती गई, आविष्कार होते रहे, यहां तक कि विश्व में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, एक समय ऐसा था कि मुट्ठी भर लोग थे और धरती पर संसाधन की कोई कमी नहीं थी। लोग खाते थे, पीते थे, मस्त रहते थे। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती रही और अब इंसान अपनी जरूरतों की वस्तुएं बनाने में असमर्थ होने लग गया। और वैसे भी आप जानते हैं, लालच किसी की भी हो, बढ़ती ही जाती है, घटती नहीं है। एक वक्त ऐसा था जब इंसान खाने पीने सोने तक ही सीमित रहता था, लेकिन धीरे धीरे ये हो गया कि आप कितना आगे बढ़ जाए, कितने रिच हो जाएं। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा इतिहास में कैसे, किस क्रम में ये सब हुआ। बट अभी एक बात बता रहा हूं आपको कि अब मानव अपनी आवश्यकता के लिए जो वस्तुएं बनाता था, वो ये सोचने लग गया कि वस्तुएं बना करके विश्व में उसे बेचा जा सकता है और इससे आमदनी बढ़ाई जा सकती है। अब सोच करके देखिए कि इंसान की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो सीमित होती है। यदि वो बहुत सी वस्तुएं बना करके विश्व में बेचना चाहता है तो इंसान यह श्रम करने में अपने आप को पर्याप्त ना पाए, या पर्याप्त इंसान मानो कहीं पर नहीं है, तो मशीनों का सहारा ले सकता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मशीनें मानव से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, वो अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन कर सकती हैं। जब ऐसा होगा तो फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपको साइंस पढ़ना है, टेक्नोलॉजी पढ़नी है, तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो इतिहास की ओर देखना होगा। क्या होता है कि किसी घटना को आप तब अच्छी तरह से समझ सकते हैं जब उस घटना की जड़ तक पहुंचिए। कोरोना वायरस के बारे में जानना था तो सबने इसके बारे में पता लगाया और पता चला कि चाइना से ये सब निकला हुआ है। अगर पता ही नहीं चल पाता कि ये सब कैसे, कहां से निकला, तो इसका इलाज ढूंढने में बहुत बड़ी समस्या होती। अभी सोच करके देखिए, भारत में कोई आकर के थोड़ा सा उथल पुथल मचा के चला जाए और मान के चलो वह व्यक्ति अमेरिका का है, पुलिस घटना की छानबीन करेगी कि इसके पीछे हाथ किसका है। पता चलेगा कि अमेरिका से कोई व्यक्ति आया था तो पुलिस अमेरिका जाएगी और वहां जाकर के उस व्यक्ति के बारे में पता लगाएगी किस उद्देश्य के साथ वह व्यक्ति भारत आया था। मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। जनरल स्टडीज के सभी विषयों से संबंधित जो पाठ्यक्रम है उसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इतिहास को अच्छी तरह से समझ लीजिए। और एक बात और, अब क्योंकि हम लोग भारत में हैं, हमें सबसे ज्यादा महत्व भारत के इतिहास को देना है, और जो भारत का इतिहास है उसमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री। वो चाहे प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से या मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आप देखें तो समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आधुनिक इतिहास है। लेकिन बेटा यहां पर एक बात और ध्यानपूर्वक समझ लो कि यदि सभी विषयों से संबंधित पाठ्यक्रम समझना चाहते हो तो इतिहास विषय को अच्छी तरह से समझ लो, और यदि भारत का आधुनिक इतिहास अच्छी तरह से समझना चाहते हो
तो आप लोगों को आधुनिक विश्व का इतिहास बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। आधुनिक विश्व का इतिहास, उसका कारण यह है कि इस समय भारत में जो कुछ आपको दिख रहा है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे कि हमारे देश में संविधान है, लेकिन संविधान सर्वप्रथम कहां के लोगों ने बनाया, वो भी लिखित संविधान। इस बात को आप समझना चाहते हैं, किन परिस्थितियों में पहली बार लिखित संविधान बनाया किसी देश के लोगों ने, इस बात को समझना चाहते हैं तो आपको विश्व इतिहास पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए विश्व इतिहास पढ़ना पड़ेगा। आज की डेट में आप देखिए, एक समय जैसा कि मैंने आपसे कहा कि देश में राजा का शासन होता था और राजा का चुनाव जनता नहीं करती थी। राजा का चुनाव जनता नहीं करती थी, राजा का बेटा राजा होता था। लेकिन आज की डेट में आप देखिए, किसी प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री नहीं होता, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। राजा जब तक जीता वो शासक बना रह सकता था, लेकिन वर्तमान समय में जनता जो है 5 वर्ष तक यदि किसी पे भरोसा दिखाती है और वो भरोसे के काबिल नहीं है, तो 5 वर्ष तक ही वो सत्ता में रहेगा। उसके बाद उसको हटा करके किसी अन्य व्यक्ति को सत्ता में लेके आती है। बेटा ये सब यदि समझना है आपको कि कहां से ये सब हुआ, ये जो वर्तमान व्यवस्था है भारत में, यदि इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो आप लोगों को सबसे पहले विश्व इतिहास समझना होगा। सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री समझना होगा, वो भी आधुनिक विश्व इतिहास। तब कहीं जाकर के ये बातें समझ में आएंगी। और एक बात यहां पर क्लियर समझ लीजिए कि आप लोग क्योंकि यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आप लोगों की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। भारत में एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि बच्चे फैक्ट्स के पीछे बहुत भागते हैं, कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं। विशेष करके बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आप लोग बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो फैक्ट के पीछे भागते हैं, कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं। वो अपना थॉट डेवलप नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि कुछ बातें पढ़ करके उसे रट करके हम विद्वान बन सकते हैं। यह संभव नहीं है। आप लोग जिस परीक्षा को देने जा रहे हैं उसके बारे में पहले अच्छी जानकारी एकत्रित करिए। जैसे कोई फाइटर किसी फाइटर से लड़ने वाला है तो पहले उसके लिए वो तैयारी करता है, सामने वाले फाइटर की कुछ वीडियो देखेगा, उसकी कमियों को जानने का प्रयास करेगा और इसके बाद फिर सामने वाले से लड़ेगा। क्योंकि सामने वाले से लड़ना है तो उसकी ताकत और कमजोरी दोनों का ज्ञान होना चाहिए। तो आप लोगों को भी जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उस एग्जाम के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और पता कैसे चलेगा? क्या आप जाएंगे यूपीएससी के किसी मेंबर को पकड़ करके उससे पूछेंगे क्या कि बताना भाई साहब, मतलब थोड़ा जानकारी दीजिए आप लोग अपने बारे में, क्या सोचते हैं आप, कैसे बच्चे चाहते हैं आप, कैसे लोगों को सिलेक्ट करना चाहते हैं? ऐसा नहीं कर सकते आप लोग। आपको यह करना होगा कि कम से कम 10 वर्ष का पेपर उठाइए आप, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, और आप उसको पढ़ करके ये समझने का प्रयास करिए कि कैसे प्रश्न कमीशन करता है, किस टॉपिक से सरल प्रश्न करता है, किस टॉपिक से कठिन प्रश्न करता है। आप लोगों को यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और अभी स्टार्टिंग से जो बातें मैं आप लोगों से कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको अपनी समझ बढ़ानी है, वो भी बहुत अच्छी तरह से। जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा किसी घटना को लेकर, तब तक यह एग्जाम क्लियर करना बहुत कठिन कार्य होता है। और आप लोग सिलेक्शन लेने वाले लोग हैं, आपने उद्देश्य बना लिया है, ईमानदारी से मेहनत करिए तो सिलेक्शन होना ही होना है। लेकिन हां, ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा। और वो भी जैसे आपको फाइट करना होता है तो एक रिंग में फाइट करना होता है, आप रिंग से बाहर नहीं जा सकते। आपको कोई खेल खेलना है तो उसके लिए ग्राउंड होगा, ग्राउंड में रह करके आप खेल खेल सकते हैं। वैसे बच्चों समझने का प्रयास करिए, ये जो सिलेबस है ना, पाठ्यक्रम, यह समझो आपका ग्राउंड है, इसके बाहर नहीं जाना है। आपको इसी ग्राउंड में रहना है। जो बच्चे सिलेबस को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर तैयारी स्टार्ट करते हैं, वो कुछ ऐसे तैयारी करते हैं।
अगर उनको 0 से भी स्टार्ट करना पड़े और 100 तक पहुंचना है, आप सोच सकते हैं कि 0 से कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम ग्रेजुएट हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो देखो बेटा, स्कूल कॉलेज लेवल की पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जब आप पढ़ते हैं तो यहां की जो पढ़ाई होती है, दोनों में बड़ा अंतर है। आप लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, 0 से निकलकर 100 तक पहुंचना चाहते हैं और आपको सिलेबस पता है, कमीशन जिस प्रकार के प्रश्न करता है वो भी पता है, तो आप लोग कुछ ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। कहने का आशय ये है कि भटकाव तब भी होगा। भटकाव का सेंस ये है कि देखो, सबसे कठिन कार्य यही होता है कि क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, यह समझना बड़ा कठिन कार्य है। जो इसको समझ गया वो कम से कम समय में सिलेक्ट हो जाएगा। आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, उस पुस्तक में सब कुछ आपके काम का नहीं है। कई बच्चे तो ऐसे पढ़ते हैं, जब वो कोई पुस्तक उठाते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं। उनको 0 से 100 तक जाना है तो ऐसे पढ़ते हैं। कुछ बातें काम की, परीक्षा की दृष्टि से, फिर कुछ बेकार की बातें, फिर कुछ काम की बातें, कुछ बेकार की बातें, और इस तरीके से पढ़ते हैं। तो उनका ज्ञान तो बढ़ता है, लेकिन सिलेक्शन समय पर नहीं हो पाता, क्योंकि सिलेक्शन के लिए जिस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है उस प्रकार का ज्ञान उनको नहीं मिल पा रहा। इसीलिए जब आप कुछ भी पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। मैं अभी पाठ्यक्रम डिस्कस भी करूंगा, उसको नोट भी कराऊंगा, वो सब आपके माइंड में सेट होना चाहिए। अभी तो मैं ये बात कर रहा हूं कि आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ना स्टार्ट करना होगा। आप लोगों को जब पाठ्यक्रम पता होता है तो आप कुछ इस तरह से तैयारी करते हैं। दूसरी बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, सिलेक्टेड बुक्स पढ़नी है, बहुत ज्यादा नहीं कि कोई कुछ भी बता दे। टीचर ने कोई बुक बताया, सीनियर्स ने कोई बुक बताया, किसी ने कोई मटेरियल बता दिया, स्टडी मटेरियल, आप सब खरीद के लेके आ जाएं और अपने रूम में आप पुस्तकों का पहाड़ खड़ा कर लें। पता चलेगा कि एक बार तो आप सब कुछ पढ़ते चले गए, लेकिन हकीकत यह है कि आप उन सब को दोहरा नहीं पाए, बार बार उसे रिवाइज नहीं कर पाए। आपको पता सब कुछ है, लेकिन आपकी कमांड नहीं है पाठ्यक्रम पर। और यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस में ऐसे ऐसे प्रश्न किए जाते हैं बेटा कि कितना भी पढ़ लो, उसके बाद भी प्रश्न पढ़ोगे, विकल्प 4 होंगे और चारों देख के लगता है कि ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। इसका मतलब है कि जो जानकारी आपको हो वो स्पष्ट हो, वो क्लियर हो, और उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पुस्तक पढ़ गए तो ज्ञानी हो गए। बेटा, जितना पुस्तक ओपन करके पढ़ना होगा, उससे कहीं ज्यादा पुस्तक को बंद करके सोचना होगा। अगर आपको यह तरीका पता है तो बस ये समझ लीजिए कि आप में वो सारी खूबियां हैं जो यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस एग्जाम क्लियर करने के लिए किसी कंप्यूटर में होनी चाहिए। और यदि ये खूबियां आप में नहीं हैं तो वो खूबियां लेके आइए आप। हो सकता है कि आप में ये खूबियां कभी रही हों और दुर्भाग्यवश वह खूबियां समाज द्वारा दबा दी गई हों, आप में टीचर्स द्वारा दबा दी गई हों। आप सोच रहे होंगे कि टीचर्स कैसे खूबियों को दबा देंगे। भाई, टीचर्स का तो कार्य है खूबियों को उभारना। तो मैं बताऊं, हम लोगों के समय पर ऐसा नहीं था। जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, वहां पर टीचर्स पढ़ाने से ज्यादा फिजियोथेरेपी किया करते थे। हिंदी में बोलो तो डंडा भंजन। एक बार सैनिक बिना हथियार के मैदान में जा सकता है लड़ने के लिए, लेकिन टीचर बिना डंडे के क्लासरूम में एंट्री तक नहीं मारते थे। ऊपर से डंडे को ऐसे मूव कराते रहते, क्लास में ऐसे मूव कराते रहते कि बच्चों का ध्यान बुक से कहीं ज्यादा डंडे पर रहता था कि किसी को पढ़ ना जाए। पता चला टीचर ने प्रश्न किया बच्चों से, बच्चा उत्तर बता तो रहा है लेकिन ध्यान डंडे पर है, और डंडे पर इतना ध्यान है कि वह प्रश्न का उत्तर सही तरीके से दे ही नहीं पाएगा। आंसू बेटा, मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं, लेकिन अभी क्या है ना कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे बहुत कुछ बताना है आज, इसलिए यदि मैंने आपके कमेंट देखे तो आज इतने कमेंट आ रहे हैं कि मैं कमेंट का उत्तर ही देता रह जाऊंगा।
तो अभी जो कुछ मैं समझा रहा हूं ध्यानपूर्वक सुनिए, फिर आप लोग समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। अभी आपसे मुझे बहुत कुछ कहना है ना बेटा? बताऊंगा मैं, कुलदीप बताऊंगा कौन सी बुक ज्यादा महत्वपूर्ण है। आंसू लिख रहे हैं, अच्छा वसु लिख रहे हैं ऑप्शनल के लिए सर होगा ये बैच। बेटा ये ऑप्शनल के लिए नहीं है, ये हिस्ट्री स्पेशल बैच है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए। ऑप्शनल बैच नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होगा। तो हाँ बिल्कुल बेटा, सिलेबस पे ही आना चाहता हूं, सिलेबस पे ही आना चाहता हूं। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसे में क्या होता है कि मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। आपने अकबर का नाम सुना होगा, वो बादशाह अकबर। एक बार उसके दिमाग में थोड़ा सा मस्ती करने का आइडिया आया और अकबर ने क्या किया, एक बकरी को मंगवाया दरबार में। और बकरी को मंगवा करके अकबर ने दरबारियों से कहा कि जो इस बकरी का पेट भर देगा खिला पिलाकर, मैं उसे इनाम दूंगा। आप जानते हैं बकरी की आदत ऐसी होती है कि आप उसे कितना भी खिलाइए, उसके सामने घास का, आप थोड़ी सी घास रख दीजिए तो वो 2-4 तिनका ही खाएगी, बट खाएगी। सभी दरबारी बकरी को ले गए, खूब खिलाया पिलाया, बकरी को दरबार में लाया जाता। बादशाह अकबर उसके सामने घास रखवाते, बकरी 1-2 तिनका भी खाती तो अकबर कहते देखो इसका पेट नहीं भरा हुआ है। अब नंबर आया बीरबल का। आप जानते हैं बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। तो बीरबल जो है वो बकरी को ले गए। उन्होंने क्या किया, घर ले जा करके बकरी के सामने घास तो डाली, लेकिन बगल में डंडा लेकर के खड़े हो गए। जैसे बकरी घास खाने का प्रयास करती, बीरबल उसको एक डंडा मार देते। यह प्रक्रिया 2 दिनों तक चली। बकरी को भूख बहुत लगी थी, लेकिन जब बकरी घास खाने का प्रयास करती तो बीरबल बगल में खड़े रहते और वो एक डंडा मार देते। बकरी के अंदर इतना भय व्याप्त हो गया डंडे को लेकर के कि उसे भूखा रहना तो पसंद था, लेकिन डंडे खाना नहीं। उस डंडे की पीड़ा भूख से कहीं अधिक थी। अब बकरी के बगल में बीरबल यदि खड़े रहते तो बकरी की हिम्मत नहीं कि घास का तिनका वो खा ले। और बीरबल इस स्थिति में बकरी को लेकर के बादशाह अकबर के दरबार में गए। बकरी के सामने घास डाली गई, बगल में बीरबल भी डंडा लेकर के खड़े थे। अकबर ने कहा कि क्या लुक बना रखा है, डंडा लेके खड़े हो जैसे बकरी चराने आए हो। बीरबल ने कहा हुजूर 2 दिनों से इसको खिला रहा हूं ना, इसके साथ रहते रहते मैं बकरी चराने वाला ही आप मुझे समझ लो, वही बन गया हूं। बकरी के सामने घास थी, लेकिन बकरी घास से कहीं अधिक बीरबल का डंडा देख रही थी, और मजाल क्या वो घास का एक तिनका खा ले। तो जाहिर सी बात है कि अब बीरबल पुरस्कार जीत चुके थे। तो ऐसे में बच्चों का ध्यान डंडे पर कहीं ज्यादा होता था। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं, फिर सीधा आता हूं पाठ्यक्रम पर। मैं जब स्कूल लेवल पर पढ़ा करता था तो थोड़ा सा क्रिएटिव था मैं। इतिहास विषय के बारे में लोग ये कहा करते थे ये रटने का विषय है, लेकिन मैं इस पर सोचा करता था। एक बार टीचर ने बोला क्लास में कि वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया, वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया, मैं तुरंत क्लास में उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा सर माफ करिएगा, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्लियर कर दीजिए। मैंने कहा सर ये बताइए, जहां तक मैं जानता हूं वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था, 1498 एडी में। अब आप लोग ईस्वी और ईसा पूर्व तो जानते ही होंगे। ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईस्वी कहा जाता है। ईस्वी, जैसे आप ये कहें कि 1 ईस्वी, तो ईसा मसीह के जन्म के 1 वर्ष पश्चात, 1 वर्ष की बात आप कर रहे हैं। आप कहिए 1498 ईस्वी, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1498 वर्ष हो चुके थे। तो ऐसे में यदि कहा जाए ईसा पूर्व, तो इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा पूर्व। जैसे अभी 2021 ईस्वी चल रही है, आपसे कहा जाए 2000 ईसा पूर्व, इसका मतलब है कि लगभग 4000 वर्ष पुरानी बात हो रही है। ये समझने के लिए है कि आप समझ पाए कोई घटना कितनी नई है या कितनी पुरानी है।
मैंने सर से कहा, सर ये बताएं, वास्को डिगामा के आने से लगभग 3,500 वर्ष पूर्व, यानी कि 2350 ईसा पूर्व के लगभग भारत में हड़प्पा की सभ्यता हुआ करती थी। और हड़प्पा की सभ्यता के समय पर भारतीय यूरोप जाते थे व्यापार के लिए, और यूरोप के लोग भारत आते थे। तो भारतीयों को यूरोप पता था, यूरोपियंस को भारत पता था। अगर इस घटना पर ना भी ध्यान दिया जाए तो ईसा मसीह के जन्म के 326 वर्ष पूर्व भारत पर जिस व्यक्ति ने आक्रमण किया था, भला उसे कौन नहीं जानता। दुनिया का विजेता कहा जाने वाला व्यक्ति सिकंदर। ये अलग बात है कि सिकंदर को स्वयं नहीं पता था कि दुनिया है कितनी बड़ी, फिर भी कहा जाता है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, और भारतीय जानते थे ये यूरोप से था, और इसको भी पता था इसने भारत पर अटैक किया हुआ है। आप सोच करके देखिए कि सिकंदर के आक्रमण के लगभग 1700-1800 वर्ष पश्चात वास्को डिगामा भारत आया था। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया? वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया, वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। मुझसे कहा गया, बेटा ज्यादा स्मार्ट बनने का प्रयास मत करो, बैठ जाओ। मैं बैठ गया। बहुत बाद में मुझे समझ में आया कि मैं स्मार्ट बनने का प्रयास नहीं कर रहा था, बल्कि सर स्मार्ट तरीके से अपनी जानकारी का जो अभाव था उसे छिपा रहे थे। बेटा ये कड़वी सच्चाई है, भारत में बिना बीएड के कोई 9वीं-10वीं के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। आप नेट नहीं है तो हायर एजुकेशन में बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। पर वर्तमान समय में आप जानते हैं बहुत से शिक्षक ऐसे पढ़ाते हैं स्कूल लेवल पर जो बीएड बीटीसी नहीं होते, वो डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हैं बट नेट नहीं होते। और ऐसे लोगों की जानकारी का वह स्तर ही नहीं होता कि वो बच्चों की शंका का समाधान कर सके। अब बहुत से बच्चे जो ये परिस्थितियां झेल के आते हैं ना, जाहिर सी बात है कि उनको पढ़ने का वह तरीका या जानकारी का वह लेवल नहीं है उनका, तो आसानी से एग्जाम क्लियर कर सके। क्लियर करते हैं एग्जाम, थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है। तो यहां पर मैं ये कह रहा था कि ऐसे में जबकि वास्को डिगामा ने जो कुछ किया, ये इतनी महत्वपूर्ण घटना है कि इस घटना के बाद पूरी दुनिया बदल गई, दुनिया में बड़ा बदलाव आया। यहां तक कि मैं आप लोगों को जब आधुनिक इतिहास पढ़ाऊंगा वह टॉपिक वास्को डिगामा से ही शुरू करूंगा। वास्को डिगामा ने जो कुछ किया, उस घटना के बाद आप भारत में भी बदलाव देखेंगे, यूरोप में भी बदलाव देखेंगे, विश्व में भी बदलाव देखेंगे। तो एक बात यहां पर और समझ लीजिए कि आप लोग जो कुछ पढ़ेंगे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जब तक कोई बात समझ में नहीं आती आगे मत बढ़िएगा। तुरंत आप टीचर से प्रश्न कर दीजिए कि सर ये क्लियर करिए है क्या, नहीं तो आप आगे की बात नहीं समझ पाएंगे। बेटा यदि यूपीएससी द्वारा बिछाए गए चक्रव्यूह का भेदन करना है ना, तो अर्जुन बनना होगा, अभिमन्यु नहीं। जानकारी का थोड़ा सा अभाव आपको चक्रव्यूह में फंसाकर अभिमन्यु साबित कर देगा, और कंप्लीट जानकारी होगी सिलेबस की तो चक्रव्यूह से निकलना आपके लिए खेल होगा। अब आप डिसाइड करिए कि आप अभिमन्यु बनना चाहते हैं या अर्जुन। तो आप लोगों को जो कुछ पढ़ना होगा स्पष्ट तरीके से। वास्को डिगामा ने क्या किया मैं यह भी बताऊंगा, इस घटना का क्या महत्व है मैं यह भी बताऊंगा। संक्षेप में 2 मिनट में यह बात क्लियर कर देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। देखिए क्या है कि एक समय ऐसा था कि यूरोप के लोग, जैसा कि मैंने कहा, भारत आते थे व्यापार के लिए, और भारत आने का 2 मार्ग था। यूरोप से भारत आने के लिए 2 प्रमुख मार्ग था, ऐसे समझिए। एक पानी का मार्ग और एक जमीन का मार्ग, लैंड रूट, वाटर रूट। हड़प्पा सभ्यता के समय पर भी लोग इन रास्तों से आया करते थे भारत में। सिकंदर के समय पर भी इन रास्तों से आना जाना होता था, और उसके पश्चात भी। लेकिन बहुत बाद में यूरोप और भारत के बीच में एक नए धर्म का उदय हुआ, और वह धर्म था। अच्छा, रोहित लिख रहे हमें कृष्ण बनना है गुरुजी।
बेटा अर्जुन के साथ कृष्ण के ना होने का मतलब भी जानते हैं आप? युद्ध में जीतना संभव नहीं होगा, लेकिन हां आप ये कह सकते हैं कि यहां पर आपको अर्जुन भी बनना होगा और कृष्ण भी, तो आपको दोनों बनना होगा। हाँ बिल्कुल, मैं साथ में नोट कराऊंगा, साथ में नोट कराऊंगा। बेटा लगभग 200 आवर्स की क्लास होगी प्रिंस, 200 आवर्स की। तो देखो अभी तक जो कुछ मैं समझा रहा हूं, मैं जब आपको समझाता हूं ना, तो मेरी बातें आपको तब समझ में आएंगी जब 2 घंटे कंटिन्यू आप मुझे सुनेंगे, और पूरा का पूरा पाठ्यक्रम तब समझ में आएगा जब पूरा का पूरा पाठ्यक्रम उससे पढ़ जाएंगे। हाँ ये है कि 2-3 क्लास में ही आप लोगों की जानकारी इतनी बढ़ने लग जाती है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है। तो यहां पर क्या है, यहां पर क्या है कि अभी थोड़ा सा समझिए, फिर बहुत सी बातें आप समझते चले जाएंगे। यहां पर यह है कि इस्लाम धर्म का उदय हुआ, और इस्लाम धर्म मानने वाले जो मुस्लिम शासक थे वो बड़े शक्तिशाली हो गए धीरे धीरे। फिर उन्होंने क्या किया कि यूरोप से भारत आने का जो मार्ग था उसे बंद कर दिया, और इसी घटना के पश्चात यूरोप के देशों ने भारत के लिए व्यापारिक मार्ग तलाशना शुरू किया, एक नया व्यापारिक मार्ग। और आप लोग जानते होंगे इसी क्रम में इधर पुर्तगाल से निकल करके वास्को डी गामा नए व्यापारिक मार्ग से भारत आया, और पुर्तगाल के बगल स्पेन से निकल करके एक व्यक्ति कोलंबस वो अमेरिका पहुंच गया। यानी कि ना सिर्फ भारत के लिए नए व्यापारिक मार्ग की तलाश हुई, बल्कि एक नई दुनिया की खोज भी हो गई, यानी कि अमेरिका की। बेटा आप विचार करके देखें, अभी अचानक से आपको पता चल जाए कि दुनिया के किसी क्षेत्र में जाने पर आपको बहुत लाभ होगा, और लाभ होगा। तो ऐसे में नहीं बेटा, जजिया कर तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने वसूला था। मिसप्रिंट वगैरह होगा, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो अलग बात है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने वसूला था, वो दाहिर दाहिर नहीं है। एक वीक मंडे टू फ्राइडे क्लास चला करेगी, मंडे टू फ्राइडे। हिस्ट्री ऑप्शनल नेक्स्ट मंथ आएगा। तो यहां पर आप समझने का प्रयास करिए, हुआ ये कि अभी ना सिर्फ भारत के लिए नए व्यापारिक मार्ग की खोज हो गई, बल्कि एक नई दुनिया की भी खोज हो गई। मैं ये कह रहा था आपको पता चल जाए कि दुनिया के किसी क्षेत्र में यदि आप पहुंच जाएं तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा, और आप बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत रिच हो जाएंगे। आप उस क्षेत्र में जाना चाहेंगे। इधर के जो देश थे जहां के लोग अभी नए मार्ग की तलाश कर रहे हैं या नए देश में पहुंच रहे थे, इस क्षेत्र के लोग पिछड़े हुए थे। क्यों पिछड़े थे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाते हुए मैं बताऊंगा। अभी भारत जैसे देश में जब ये पहुंचे नए रास्ते से, तो इनको बड़ा लाभ होगा व्यापार से। अमेरिका में पहुंचने का मतलब है कि जिस देश का व्यक्ति अमेरिका में पहुंचेगा, उस देश को आने वाले समय में अमेरिका जाकर बड़ा लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसे में क्या है कि जैसे आप देखो, आपने सुना होगा कि चांद पर कुछ लोग प्लॉट बुक करवा रहे हैं। अभी पता चल जाए कि चांद पर जो पहुंच जाएगा उसे खूब पैसा मिलेगा, और वो जितना चाहे वहां की जमीन पर कब्जा कर सकता है। तो भारत क्या, दुनिया के बाहुबली टाइप के लोग तुरंत चांद पर पहुंच जाएंगे और वहां पर कंट्रोल करने लग जाएंगे। बात को समझिए। वैसे ही यहां के जो लोग हैं, बहुत जल्द ही आप देखेंगे भारत और अमेरिका जैसे देशों में पहुंच करके वहां की जमीन पर कब्जा करने लग जाएंगे, वहां के संसाधनों पर कब्जा करने लग जाएंगे। और ये कब्जा करना इतना आसान कैसे था, ये मैं बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा। लेकिन इस क्रम में बेटा जब अमेरिका की खोज हुई, तो आने वाले समय में इधर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इधर भारत से आगे बढ़कर दक्षिण पूर्व एशिया, इधर चीन, जापान। आप बात को समझिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जिन लोगों ने भारत के लिए नए व्यापारिक मार्ग की खोज की थी, वो व्यापारिक कंपनी बनकर के भारत आए थे।
यूरोप के जो लोग अन्य देशों में जाएंगे वो व्यापारिक उद्देश्य के साथ जाएंगे। तो विचार करिए, एक ऐसा व्यापारिक नेटवर्क कायम हो जाएगा जो संपूर्ण विश्व में फैला होगा, संपूर्ण विश्व में फैला होगा। और अब जो घटनाएं घटित होंगी, चाहे विश्व में व्यापार किया जाए या विश्व पर नियंत्रण किया जाए, वह घटनाएं पूरे विश्व को प्रभावित करेंगी और आने वाले समय में विश्व युद्ध तक हो जाएगा, सिर्फ आय बढ़ाने के लिए। राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो जागृत हुई थी लोगों में, उसका कुपरिणाम होगा ये। बिल्कुल आज से ही ये बैच स्टार्ट हो रहा है, आज से ही। तो ओम भी लिख रहे हैं, सर आप मेरे लिए गॉड राम हो। धन्यवाद बेटा, बट इतना नहीं, एक टीचर हूं जो आप लोगों को बेहतर तरीके से इतिहास समझाने का प्रयास करता हूं। बुक्स क्या पढ़नी है ये मैं बता दूंगा। अभी जो कुछ बता रहा हूं ध्यानपूर्वक आप लोग मेरी बातों को सुनिए, 1 घंटे और धैर्य रखिए, इतने में आप लोग बहुत कुछ समझ चुके होंगे। तो हाँ बिल्कुल, मैं इस बैच में मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और प्रारंभिक परीक्षा के लिए मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन भी पढ़ाऊंगा। तो कंप्लीट हिस्ट्री, इस बैच को ज्वाइन करने का मतलब यह है कि फिर हिस्ट्री के लिए आपको अलग से किसी टीचर से नहीं पढ़ना है, आपको हिस्ट्री पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी हो गई। तो ऐसे में कुलदीप लिख रहे, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। आप लोग प्रशंसा ही किए जा रहे हैं अभी नहीं, धन्यवाद आप सभी का। बट अभी आप लोग जो कुछ मैं समझाने चल रहा हूं सुनिए, क्योंकि मैं अब आपको पाठ्यक्रम बताने चल रहा हूं। पाठ्यक्रम बहुत डिटेल से पढ़ाता रहूंगा, उसके लिए हम लोगों के पास बहुत समय है। आज की क्लास में आपसे पाठ्यक्रम डिस्कस करना है, जिससे नेक्स्ट क्लास से मैं सीधा टॉपिक पर आ सकूं। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए इंतजार करें, नेक्स्ट मंथ हिस्ट्री ऑप्शनल बैच आ रही है मेरी, तो आप लोग वो बैच ले लेना, तो ऑप्शनल की भी समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ, ये प्री मेंस दोनों एग्जाम के लिए है। अच्छा, सुनीता लिख रही हैं, आप सर सबका रिप्लाई कर रहे हैं, मेरा क्यों? बेटा मैं देख नहीं पाया, आज बहुत से बच्चे इस बैच के साथ अभी जुड़े हुए हैं, तो कमेंट इतने हैं कि सभी कमेंट मैं पढ़ नहीं पा रहा। अंकित लिख रहे हैं, सर आपके रहते टेंशन नहीं होगी। अच्छा धन्यवाद। आईएएस के बैच से वनडे का एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। बेटा क्या है ना कि आईएएस के लिए जब आप तैयारी करते हैं तो कोई भी एग्जाम क्लियर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो जैसे कोई समुद्र तैर कर पार करने का हौसला रख ले, तो नदी पार करना कहां से बड़ी बात हो गई। अच्छा, तो मैं आप लोगों के सामने सिलेबस डिस्कस करने चल रहा हूं अभी, वो भी क्रमबद्ध तरीके से। एक बार क्लियर कर दें, क्या आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप सभी तक मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है? क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? जिन तक मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही हो कमेंट में यस लिखें। नहीं तनु बेटा, कमेंट किसी का इग्नोर नहीं कर रहा हूं, सबके कमेंट पर आऊंगा। अभी क्या है कि बहुत कुछ बताना है आप सभी लोगों को, इसलिए कमेंट इग्नोर करके चल रहा हूं मैं। थोड़े समय बाद आपसे डाउट लूंगा और फिर जहां पर कंफ्यूजन होगी उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा। ठीक है, चलिए तो सीधा अब पाठ्यक्रम पर आते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि इस तरीके से विश्व में एक व्यापारिक नेटवर्क कायम होगा और आने वाले समय में विश्व के लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, बल्कि आने वाले समय में लड़ेंगे भी, विश्व युद्ध जैसी घटना भी हो जाएगी। तो अब ये सब जो बातें हैं बेटा, वास्को डिगामा से लेकर के और विश्व युद्ध होने तक और विश्व युद्ध के पश्चात शांति का जो प्रयास हुआ, वह सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं विश्व इतिहास के पाठ्यक्रम में। जब आप विश्व इतिहास पढ़ते हैं तो आप तो जानते हैं विश्व के देश जब एक दूसरे से जुड़े हों, इसका मतलब जानते हैं आप, एक देश प्रभावित होगा किसी भी घटना से तो दूसरे देश के भी प्रभावित होने का पूरा चांस होगा। जैसे आज देखो, कोविड से प्रभावित हुआ सर्वप्रथम चाइना, लेकिन धीरे धीरे पूरा विश्व प्रभावित होता गया। ये अलग बात है कि आज ये सब समझ पाना और होना बहुत आम बात है,
बट जब मैं इतिहास जिस समय का पढ़ाने चल रहा हूं, वहां इन सब की शुरुआत है, वहां इन सब की शुरुआत है। तो शुरुआत समझोगे और समझते हुए आगे बढ़ोगे तो वर्तमान समझ पाओगे, और तब कहीं जाकर के आप भविष्य के लिए नीतियां बना पाओगे। क्योंकि स्टार्टिंग से लेके अब तक विश्व में क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, आने वाले समय में क्या होना चाहिए, इस बात की समझ आपको हो चुकी होगी। तभी तो आप नीति निर्माता बनोगे, और आप लोग ही इस देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाते हो। आप जानते हो कोई देश कितना आगे जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है उस देश के ऑफिसर कितने योग्य हैं। तो सर्वप्रथम मैं आप लोगों को इस बैच में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, विश्व इतिहास। और विश्व इतिहास का पाठ्यक्रम क्या होगा, विश्व इतिहास का पाठ्यक्रम क्या होगा, यह भी समझ लीजिए। सर्वप्रथम आप लोग पढ़ेंगे विश्व इतिहास। विश्व इतिहास देखो, मैं आपको संपूर्ण विश्व इतिहास के पाठ्यक्रम की एक यात्रा करवा देता हूं। आप ये समझो, जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है विश्व इतिहास का, उसके बारे में समझा देता हूं। आपके माइंड में एक आइडिया लग जाएगा, एक आइडिया बन जाएगा कि कैसे पढ़ना है। हाँ बिल्कुल, मैं जितना समझाता हूं बेटा वो सब कुछ लिखवाता हूं। तो आप लोगों को यह सब नहीं सोचना है। यहां पर यह समझिए कि विश्व इतिहास जो है, इसका पाठ्यक्रम सर्वप्रथम आप समझिए। विश्व इतिहास का जो पहला टॉपिक होगा, जो आप लोग पढ़ेंगे, ये होगा 18वीं सदी में, 18वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्य का उद्भव। राष्ट्रीय राज्य का उद्भव, 18वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्य का उद्भव, यह पहला टॉपिक है। अब इसमें पढ़ना क्या है, तो इसको पहले समझ लीजिए। देखिए क्या है कि एक वक्त ऐसा हुआ करता था यूरोप में, जब कुछ इस तरह की व्यवस्था थी, जैसे मान के चलो कि ये यूरोप है, ये यूरोप है। यूरोप में ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र हैं, छोटे छोटे क्षेत्र हैं कुछ इस तरह से, और उन क्षेत्रों के अलग अलग शासक हैं, क्षेत्रीय शासक। आप विचार करके देखो, ये सब मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा, अभी थोड़ा सा समझना है, एक आइडिया लेना है कि क्या पढ़ना है विश्व इतिहास में। आपको पाठ्यक्रम जानना है और उस पाठ्यक्रम को माइंड में सेट करना है। तो यहां पर क्या है कि इस तरह से क्षेत्रीय शासक हैं, और ये शासक अपने अपने क्षेत्र की जनता से कर लेते। लेकिन यूरोप में कुछ इस तरह की व्यवस्था थी कि वहां पर ईसाई धर्म था, और ईसाई धर्म यूरोप में फैला हुआ था। और कुछ इस तरह की व्यवस्था थी कि यूरोप की जनता अपने शासकों को तो कर देती ही थी, साथ ही साथ वह धर्म के नाम पर भी कर देती थी, वो पादरी को कर देगी। एक प्रकार से समझो तो क्रिश्चियन रिलीजन के हेड होते थे पोप, तो जो कर जनता देगी धर्म के नाम पर, वो पोप तक पहुंचेगा। अब आप विचार करके देखें, क्षेत्र का शासक सिर्फ अपने क्षेत्र से कर पाएगा, लेकिन पोप बैठते थे रोम में, और रोम के जो पोप हैं वो लगभग संपूर्ण यूरोप से कर पाएंगे। अब आप सोच करके देखें कि किसी भी शासक की राष्ट्रीय सीमा क्या है फिर। भाई राष्ट्रीय राज्य का मतलब यह है, अब जैसे भारत है तो भारत की जो सरकार है वो भारत के लोगों से कर लेती है, ना कि पाकिस्तान से। कर के मामले में भारत की एक भौगोलिक सीमा है, और उसी भौगोलिक सीमा के अंदर, उसी भौगोलिक सीमा के अंदर पोप का मतलब धर्म के प्रमुख, धर्म के प्रमुख को पोप कहते थे। क्रिश्चियन रिलीजन के प्रमुख थे, जैसे सिख धर्म में प्रमुख को गुरु कहते थे। आप जानते हैं 10 गुरु हुए हैं, कुछ इस तरह से। ये समझो आप, जैसे कि राजनीति का प्रमुख राजा होता था, वैसे धर्म का प्रमुख पोप होता था।
बस राजा जो है वो क्षेत्र विशेष का राजा होगा, और पोप ईसाई धर्म के मानने वाले विश्व में जितने भी लोग थे सबका प्रमुख था। पोप एक होगा, ऐसे समझो आप। तो यहां पर क्या है कि ऐसे में आप सोच करके देखो, जो राजा कर लेता है उसकी भौगोलिक सीमा क्या है, क्योंकि वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। एक भौगोलिक सीमा में रह रहे लोग क्या सिर्फ शासक को ही कर देते हैं, वो तो धर्म के नाम पर भी कर देते हैं, और ये एक बड़ी अड़चन थी। ऐसे में आप ऐसे मानोगे कि यह एक राष्ट्रीय राज्य है। दरअसल हुआ क्या कि जिस समय की घटना मैं आपको बता रहा था, वास्को डी गामा का जिक्र मैंने अचानक से नहीं किया, यही घटना का बार बार जिक्र करके, इसी घटना का बार बार जिक्र करके मैं आप लोगों को विश्व इतिहास का पाठ्यक्रम समझा दूंगा। इसी घटना से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और पूरा आधुनिक इतिहास आपको समझा दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण घटना है। तो बेटा यहां पर बात को समझने का प्रयास करो। जिस समय भारत के लिए नए व्यापारिक मार्ग की तलाश हुई, जिस समय अमेरिका पहुंचे हैं यूरोप के लोग, और ये लोग व्यापार करने लग गए या उन देशों पर नियंत्रण करने लगे अपने लाभ के लिए। तो आप जानते हैं जब भारतीय अमेरिका जाए और वहां किसी संकट में आ जाए तो किससे रिक्वेस्ट करेगा कि हमारी हेल्प करो? अगर वो बहुत बुरे फंस जाए तो उसको भारत सरकार बचा सकती है। अफगानिस्तान में अभी भारतीय फंसे हुए थे तो उनकी मदद करने के लिए कौन पहुंचा? भारत सरकार। जितनी आपकी सरकार स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, उतना आप सेफ रहेंगे पूरी दुनिया में। आप सोच करके देखें। ऐसे में जो लोग विश्व में जा रहे हैं व्यापार के लिए अन्य उद्देश्यों से, उनको भी पता होगा कि हमारा देश या हमारा राजा जितना शक्तिशाली होगा उतना हम सेफ होंगे। और राजा कैसे शक्तिशाली होगा? जब उसे कर ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, वो बड़ी से बड़ी सेना बना पाएगा। और ऐसे में क्या हुआ कि अब राजा भी जो अब तक कर कम पाता था, क्योंकि टैक्स का बड़ा भाग धर्म के नाम पर जनता दे देती थी। यह सब मैं विस्तार से बताऊंगा। अभी यह कहना चाहता हूं कि राजा ने भी इस परिस्थिति का लाभ उठा करके जो लोग बिजनेस करने विश्व में जा रहे थे या अन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विश्व में जा रहे थे, उनको समझाया, उनको यह प्रलोभन दिया कि आप हमें कर दो, पोप को नहीं, पादरी को नहीं, धर्म के नाम पर कर मत दो, और आप हमें कर दोगे तो हम शक्तिशाली होंगे, हम शक्तिशाली होंगे तो हम आपको सुरक्षा देंगे। अब जब एक भौगोलिक सीमा के अंदर रह रहे लोग, एक भौगोलिक सीमा के अंदर रह रहे लोग उस भौगोलिक सीमा में जो राजा होगा उसको कर देंगे ना, तो ये राष्ट्रीय राज्य है, ये राष्ट्रीय राज्य है। अब क्लियर है कि उस राष्ट्र का एक शासक है। पहले तो यही निर्धारित नहीं था कि उस शासक का एरिया कितना है। भाई राष्ट्र का मतलब उसकी भौगोलिक सीमा निर्धारित हो, जैसा कि मैंने भारत का उदाहरण दिया। इससे पहले ऐसा नहीं था, ये नया आया हुआ है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि 18वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्य का उद्भव हुआ। आपका जो सेकेंड टॉपिक है जिसे आप लोग पढ़ेंगे, जो सेकेंड टॉपिक है बहुत संक्षेप में मैं बता रहा हूं। अगर कहीं कंफ्यूजन होती है तो परेशान मत होना, बहुत विस्तार से इन सब बातों को मैं आपको समझाऊंगा। अब तो बस एक संक्षिप्त परिचय दे रहा हूं पाठ्यक्रम का। आप जानते हैं पहली बार ऐसा हुआ कि जो बिजनेसमैन टाइप के लोग हैं, विशेष करके इनको मिडिल क्लास का कहा जाता था, मध्य वर्ग, इन लोगों ने राजा को कर दे करके राजा को शक्तिशाली बनाया, और इस अपेक्षा के साथ कि राजा हमारी मदद करेगा। लेकिन होता क्या है कि देखो, जैसे जैसे राजा की शक्ति बढ़ती जाती है ना, राजा में तानाशाही आती जाती है। राजा अपने मन की करना चाहता है। राजा मतलब सभी राजा नहीं, कुछ राजा बहुत अच्छे भी होते थे, लेकिन ज्यादातर जो शासक होते थे वो जनता के अधिकारों को कुचलते थे। और बहुत पहले से जनता कर देती आ रही थी राजा। लेकिन यूरोप में कुछ इस तरह की परिस्थिति थी कि वहां के लोगों को लगा कि राजा को हमने कर दे करके शक्तिशाली बनाया है, और राजा हमारे हित के लिए कुछ कार्य करे। अब यदि राजा ऐसा नहीं करेगा तो आप समझ सकते हैं कि जो मिडिल क्लास था, जो जनता थी, जिसकी अपेक्षाएं जुड़ गई हैं राजा के साथ,
उस जनता को बुरा लगेगा, क्योंकि जनता इस बात से परिचित है कि हमने राजा को शक्तिशाली बनाया, तो हमें भी कुछ राइट चाहिए ना, हमें कुछ राइट चाहिए। और मैं आपको बताऊं, भावना कुछ इस तरह से बनने लग गई थी वहां पर कि जनता को लगा कि कर पर हमारा अधिकार है। पहले यह लगता था कि राजा को कर देना जनता का कर्तव्य है, अब जनता को समझ में आया कि राजा को कर दे करके हम शक्तिशाली बनाते हैं, तो राजा शक्ति का दुरुपयोग ना करे, हमें कुछ अधिकार दे, बल्कि हमें भी कुछ शक्ति प्रदान करे। और ये जो भावना मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये देखने को मिला अमेरिका में। यूरोप के बहुत से शासकों की तानाशाही से परेशान होकर बहुत से यूरोपियन चले गए थे अमेरिका। अमेरिका का माहौल थोड़ा सा अच्छा था, वहां पर नेचर बेहतरीन था, वहां पर जो लोग रहते थे वो बड़े अच्छे दिल के हुआ करते थे। बस ये समझो कि यूरोप के लोग जो बहुत परेशान हुए वहां की व्यवस्था से, वो शांति के लिए अमेरिका चले गए। लेकिन आप तो जानते हैं, धीरे धीरे यूरोप का अमेरिका पर भी कंट्रोल बढ़ता जा रहा था, तो वह शांति अमेरिका में रह रहे लोगों को नहीं मिल पा रही थी। और एक समय अमेरिका के लोग शोर मचाकर कहेंगे, प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं, शक्ति में हमको भी आप शामिल करिए, नहीं तो कर आपको नहीं दिया जाएगा। बल्कि अधिकारों को कुचलने वाले शासकों के खिलाफ अमेरिका ने क्रांति कर दी। और बेटा, आपका जो दूसरा टॉपिक होगा जिसे आप लोग पढ़ेंगे वो है अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति, अमेरिका की क्रांति। और बड़ी अच्छी बात आपको मैं बताऊं कि अमेरिका में बड़ी जनसंख्या रहती थी, बहुत से यूरोपियंस अमेरिका में गए हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग जो अमेरिका मूल के थे अमेरिका में रहते थे। अमेरिका, बेटा भी इस पर मत फोकस करो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कितने घंटे में पढ़ाऊंगा, बस ये समझ लो कि जब तक आप लोगों को अच्छी तरह से पाठ्यक्रम का ज्ञान नहीं करवा दूंगा, जब तक आप लोगों का ज्ञान कुछ इस तरह से नहीं हो जाएगा कि मुख्य परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाएं आप उसे अच्छी तरह से लिख लें, तब तक मैं वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट नहीं करूंगा। तो कुछ मेहनत आप करना, कुछ मेहनत मैं करूंगा, बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत समय नहीं लगेगा। अच्छा, एक बात यह भी समझिए कि वर्तमान समय में वर्ल्ड हिस्ट्री से मुश्किल से एक प्रश्न आ रहा है मुख्य परीक्षा में, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यदि आधुनिक इतिहास को अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो आधुनिक विश्व का इतिहास समझना पड़ेगा। इसलिए आप यह समझकर कि मुश्किल से एक प्रश्न वर्ल्ड हिस्ट्री से मुख्य परीक्षा में आएगा, इसे इग्नोर नहीं कर सकते आप। इसलिए पढ़ना तो बहुत मेहनत से पड़ेगा। तो आप अभी घंटे पर मत जाओ, घंटे पर मत जाओ, कितने घंटे में मैं पढ़ा दूंगा। तो बिल्कुल बेटा, ये पीसीएस मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, कुलदीप जी आना तो है दीपावली में बेटा, बताऊंगा। तो यहां पर क्या है, देखो बेटा, इससे राइटिंग में क्या होता है कि जब आपको जनरल स्टडीज में जितने भी सब्जेक्ट शामिल हैं सबका ज्ञान हो जाए और सबको मिला करके आप सोचने की कला सीख जाएं, तब आप एस्से में जो प्रश्न आते हैं ना उसको लिख पाते हैं। तो पहले इसको पढ़िए, और नो डाउट कि आप अगर विश्व इतिहास अच्छे से समझ लेते हैं, इतिहास अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो निबंध लेखन में भी आपको जो है इसका लाभ मिलेगा। तो यहां पर समझिए, अमेरिका की क्रांति हुई। अमेरिका की क्रांति के दौरान अमेरिकी लोग, ऐसे लोग जो यूरोप से जाकर अमेरिका में बसे हुए थे, यानी बहुत से लोगों ने मिल करके युद्ध किया था, लड़ा था, क्रांति की थी। इन लोगों ने जो एकता दिखाई क्रांति के दौरान, आने वाले समय में एक बात इनको यह भी समझ में आ गई कि यदि हम एक रहेंगे तो हम शक्तिशाली रहेंगे, नहीं तो नहीं। मैं बुक भी बता दूंगा, सचिन जी बुक भी बता दूंगा। तो आंसू लिख रहे हैं, अभी न्यू स्टूडेंट जानते ही नहीं सर आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं। बेटा जान जाएंगे। तो हाँ बिल्कुल बेटा, मैं मुख्य परीक्षा के प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और बहुत ज्यादा करवाऊंगा, बहुत ही ज्यादा करवाऊंगा। आंसर राइटिंग स्किल का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो सबसे ज्यादा विश्व इतिहास पढ़ने के दौरान ही होता है। आर के लिए बिल्कुल बेनिफिट है, बिल्कुल है। तो यहां पर क्या है, अमेरिका की क्रांति, और इसी दौरान क्रांति के पश्चात अमेरिका के लोगों ने अपना संविधान बनाया। आज के बाद ये लोग राजा पर विश्वास नहीं दिखाएंगे, क्योंकि राजा कब निरंकुश हो जाए पता ही नहीं चलेगा।
तो आज के बाद यहां पर जनता जो है वो अपना शासक स्वयं चुनेगी, कुछ इस तरह की व्यवस्था बनेगी। और अमेरिका में शांति व्यवस्था, शासन व्यवस्था स्थापित रहे, इसके लिए अमेरिका में संविधान बनाया गया। अमेरिकी क्रांति तथा अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि भारत जब अंग्रेजों का गुलाम होगा तो उस दौरान भारत के लोग अमेरिकी क्रांति से भी प्रभावित होंगे, और आने वाले समय में जब भारतीयों ने अपना संविधान बनाया तो वह संविधान अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। इसलिए मैंने कहा विश्व इतिहास समझ जाओगे तो भारत का जो आधुनिक इतिहास है उसको अच्छी तरह से समझ जाओगे। अब ये सब मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा कि क्या परिस्थितियां थी कि अमेरिका में क्रांति हुई और अमेरिका का संविधान निर्मित हुआ। अच्छा, जैसे क्या है ना कि आग अगर एक घर में लगे तो उसके फैलने का डर होता है, वो तेजी से फैल सकती है। तो बेटा जितनी तेज आग फैलती है उससे कहीं तेज वह आग फैलती है, वह आग फैलती है जो एक प्रकार से समझो विचारधारा में परिवर्तन आए, या जब कहीं पर विचारधारा का परिवर्तन देखा जाता है ना, और उससे धीरे धीरे दुनिया बड़ी तेजी से प्रभावित होती है, वो आग से भी कहीं ज्यादा तेजी से विचारधारा से लोग प्रभावित होते हैं, विचारधारा से लोग प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में क्या है कि अमेरिका की क्रांति तथा अमेरिका का संविधान, तो अमेरिका की क्रांति से प्रभावित हुए। दरअसल अमेरिका के लोगों ने पहली बार ऐसा बोला हुआ है कि हमारे अधिकार को कोई शासक कुचल नहीं सकता। आप जानते हैं मौलिक अधिकार अमेरिका की देन है, अमेरिकी क्रांति की देन है। तो इससे प्रभावित होकर, अमेरिकी क्रांति से प्रभावित होकर क्या होगा, फ्रांस की क्रांति होगी। अमेरिका से क्रांति की विचारधारा कहां पहुंचेगी, इसलिए मैंने कहा विचारधारा, जब विचारधारा से लोग प्रभावित हो जाएं दुनिया के लोग, तो बड़ी तेजी से प्रभावित होंगे। आग की तो फिर भी एक सीमा है कि उसको बुझा दिया जाएगा, 2-4-10 घर जला ले, इससे कहीं ज्यादा। लेकिन विचारधारा जो है ना, वो आग की तरह नहीं है कि आप उस पर पानी डाल दें, एक बार वो फैली तो फैलती जाएगी। आप जानते हैं ये अमेरिका से जो निकली हुई विचारधारा है धीरे धीरे विश्व में फैलती ही चली जाएगी। तो यहां पर क्या है, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। और इसी समय फ्रांस की क्रांति के दौरान ही एक क्रांति पुत्र निकलेगा, नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस की क्रांति तथा नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका, नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका। ये समय है 1789 से 1815 ईस्वी, और मैं यहीं पर लिख रहा हूं 1815 ईस्वी का वियना कांग्रेस। एक मिनट, ये जो है 1815 ईस्वी का, ठीक है, वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस। तो ये आप लोग पढ़ेंगे। और आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, अच्छा एक कमाल की बात आप देखें, 1789 या 1800 ईस्वी के लगभग की बातें हैं ये सब। आप जानते हैं आने वाले समय में ये जो है, जो कुछ फ्रांस में हो रहा है उससे भारत भी प्रभावित होगा। बल्कि वियना कांग्रेस पर डिस्कस करूंगा मैं, वियना कांग्रेस पर डिस्कस करूंगा। इस क्रांति के दौरान एक ऐसी विचारधारा है, बल्कि 2 ऐसी विचारधारा है। नहीं, अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ते हैं मुझसे बेटा तो ये सब उसी में कवर हो जाएगा। तो यहां पर क्या है कि बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है उदारवाद, उदारवाद और राष्ट्रवाद, उदारवाद और राष्ट्रवाद। ये यहां पर पढ़ेंगे। इस टॉपिक में आपको ये पढ़ा दूंगा मैं, उदारवाद और राष्ट्रवाद। बेटा ये उदारवाद क्या है, तो यही है व्यक्ति के पास अधिकार होने चाहिए, उन अधिकारों को कोई कुचले ना, वो कोई कुचल ना पाए। मिडिल क्लास के लोग ये चाहते हैं कि वो दुनिया में जाकर बिजनेस करें तो उन पर कोई रोक ना लगाई जाए, मुक्त अर्थव्यवस्था हो। और यहां जो राष्ट्रवाद मैंने लिखा हुआ है बेटा याद रखना, जो आपका पहला टॉपिक था 18वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्य का उद्भव, ये राजा का राष्ट्रवाद था।
ये राजा ने भौगोलिक सीमा निर्धारित की है, उस भौगोलिक सीमा के अंदर रह रहे लोग राजा को कर देंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि ये जनता का राष्ट्रवाद है। फ्रांस की क्रांति के दौरान आप जो कुछ देखेंगे वो जनता का राष्ट्रवाद है, क्योंकि राजा ने भौगोलिक सीमा निर्धारित कर दी। अब उस भौगोलिक सीमा के अंदर रह रहे लोगों से वो टैक्स लेगा। लेकिन जब जनता राष्ट्रवादी होती है ना, तो वो कैसे होती है इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे देखिए, किसी देश में कई धर्म के लोग रहते हैं, वो धर्म के नाम पर बटे हों, जाति के नाम पर बटे हों, संप्रदाय के नाम पर बटे हों, क्लास के नाम पर बटे हों, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, इस तरह से बटे हों, तो उस देश में राष्ट्रवाद नहीं आ सकता। जनता का राष्ट्रवाद मतलब जानते हैं, जनता में ये भावना होनी चाहिए कि हम सब एक हैं। जैसे मैं कहूं मैं यूपी से हूं, आप कहें आप बिहार से हैं, अगला कोई कहे हम महाराष्ट्र से हैं, ये राष्ट्रवाद नहीं है। यदि हम कहें हम सब भारतीय हैं, ये राष्ट्रवाद है। अब किन परिस्थितियों में फ्रांस में जनता के राष्ट्रवाद का उदय होगा, और इस बार यह फ्रांस से जो राष्ट्रवाद निकलेगा ना, वो यूरोप में फैलता चला जाएगा, लोगों को प्रभावित करता चला जाएगा, और यह राष्ट्रवादी भावना सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि विश्व को भी प्रभावित करेगी। विश्व को भी प्रभावित करेगी। फ्रांस की क्रांति के दौरान जो भावना निकलेगी कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए, जो वहां जनता मांग करेगी अधिकारों की, उसकी आग, उसकी आंच भारत तक पहुंचेगी। इसी दौरान नेपोलियन बोनापार्ट के समय पर मैं आपको बताऊंगा, भारत में एक टीपू सुल्तान नाम का एक शासक था, उसने अपने आप को घोषित किया था। बल्कि मैं ऐसे कहूं कि उसने एक पेड़ लगाया था अपनी राजधानी में, और उसका नाम रखा था स्वतंत्रता का वृक्ष। आप पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बातों का क्या आशय होता है जानते होंगे। अभी देखो, भारत में बात चल रही थी नागरिकता देने की, विशेष करके पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं उनको भारत में आने के बाद नागरिकता प्रदान की जाती, ये बात चल रही थी। इसी दौरान भारत में एक हिंदू महिला जो पाकिस्तान से आई थी, उसको एक बेटी हुई, और उसने बेटी का नाम रखा नागरिकता। इसका मतलब उसे नागरिकता चाहिए, ऐसे माहौल बनाते हैं लोग। तो फ्रांस की क्रांति में जो कुछ होगा उसका प्रभाव आप भारत में भी देखेंगे। इसीलिए भारत के इतिहास को, भारत के आधुनिक इतिहास को अच्छी तरह से समझना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? विश्व इतिहास। अच्छा, फ्रांस की क्रांति के पश्चात जो है, ये चौथा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक ये है 19वीं सदी में यूरोपीय क्रांतियां। अब यहां मैं लिख दे रहा हूं 19वीं सदी में यूरोपीय क्रांतियां, है ना। तो इसके बाद 1815 ईस्वी का वियना कांग्रेस, और इसके पश्चात आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है, तो इस तरीके से क्या होगा कि क्रांति की भावना जो है वो फैलती चली जाएगी। और अब आप देखेंगे, जिस राष्ट्रवाद की बात मैं कर रहा था कि राष्ट्रवाद की प्रगति होगी, तो राष्ट्रवाद की प्रगति आप लोग जानते होंगे, एक समय भारत में भी जब राष्ट्रवाद की भावना आई, और जैसे जैसे राष्ट्रवाद का प्रसार होता गया, राष्ट्रवादी भावना बढ़ती गई, तो एक समय हम भारतीय भी जाति धर्म के नाम पर बटे हुए थे, राज्य के नाम पर बटे हुए थे। पर आपको याद होगा, अंग्रेजों से लड़ने के क्रम में हम सब भारतीय एक हुए, और जो भारत बटा हुआ था राज्यों में, उस भारत का एकीकरण हो गया। तो ये राष्ट्रवाद है जो राज्यों का एकीकरण करने में सक्षम था। तो यहां पर क्या है, राष्ट्रवाद की प्रगति, और मैं यही लिख रहा हूं इटली तथा जर्मनी का एकीकरण। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण मतलब
अमेरिका में क्रांति हुई, अमेरिका में संविधान निर्मित हुआ। अमेरिका की क्रांति से प्रभावित हुआ फ्रांस, फिर फ्रांस की क्रांति हुई, है ना, फ्रांस की क्रांति हुई, और फ्रांस की क्रांति के दौरान नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप पढ़ेंगे। और नेपोलियन बोनापार्ट के समय में फ्रांस में गजब का राष्ट्रवाद आपको देखने को मिलेगा। यहां तक कि फ्रांस के लोग जो है वो अनिवार्य सैनिक भर्ती प्रणाली के तहत नेपोलियन की सेना में शामिल हो गए थे, और नेपोलियन की सेना यूरोप की सबसे बड़ी सेना थी, उसे कोई पराजित ही नहीं कर पाता था एक समय पर। तो इस तरीके से नेपोलियन जो है वो बड़ा शक्तिशाली हो गया, और नेपोलियन विश्व के कई देशों पर आक्रमण भी किया। तो जहां जहां नेपोलियन जाता था अपनी सेना के साथ, वहां वहां वो जो फ्रांस में भावना अभी आप देख रहे हैं उदारवादी राष्ट्रवादी, वहां वहां वो भावना फैलती चली जाएगी। तो ये जो राष्ट्रवाद है, उदारवाद है, ये विश्व में फैलता चला जाएगा, इसका प्रसार होगा। और इसी क्रम में मैंने कहा कि देखो 19वीं सदी में यूरोपीय क्रांतियां हुई, 1815 ईस्वी का वेना कांग्रेस हुआ, फिर राष्ट्रवाद की प्रगति होती रही, और जर्मनी तथा इटली का एकीकरण हो गया। अब आप मुझे बता सकते हैं जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? क्या कोई मुझे बता सकता है जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? कमेंट करके बताएं। बेटा रणधीर, ये बीपीएससी के लिए भी है, यूपीएससी और सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए है ये। बिल्कुल बिस्मार्क ने किया था, बिस्मार्क ने किया था। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं भारत का एकीकरण किसने किया था? आने वाले समय में भारत का एकीकरण किसने किया था? भारत का एकीकरण किसने किया था? भारत का एकीकरण किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। और आप सभी लोग जानते होंगे इसी कारण वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, यही कारण है। जर्मनी का एकीकरण बहुत पहले हो चुका था, भारत का एकीकरण बहुत बाद में होगा, लेकिन जर्मनी के एकीकरण करने वाले बिस्मार्क के नाम पर भारत के वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि भारत का आधुनिक इतिहास समझना है तो आधुनिक विश्व का इतिहास समझना होगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक, बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे जनता की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है, या मिडिल क्लास की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है, आप अच्छी तरह से जानते हैं ये जो साम्राज्य विस्तार हो रहा है ना, आप सोचिए अगर एक देश अन्य देश को पराजित करे तो राष्ट्रवाद बढ़ता है कि नहीं? अभी देखो भारत पाकिस्तान से T20 का एक मैच हार गया, भारत के लोगों को बहुत बुरा लगा। अगर जीता होता तो देखो हम राष्ट्रवादी, हमें अच्छा लगता। भारत मैच हार गया तो हमें बुरा लगा। अब सोचो देश अगर किसी देश को जीते तो राष्ट्रवादियों को कितना अच्छा लगता रहा होगा। तो यहां पर मैं ये कह रहा था कि ऐसे में हुआ ये धीरे धीरे करके जब लड़ाइयां बढ़ रही हैं तो खतरनाक हथियारों का आविष्कार होगा। उससे भी बड़ी बात समझो आप, विश्व में व्यापार बढ़ता जा रहा था, व्यापारिक गतिविधि बढ़ती जा रही थी, व्यापारिक गतिविधि बढ़ती जा रही थी। तो क्या हुआ कि व्यापारी अधिक से अधिक जो है वस्तुएं बेचना चाहते हैं मार्केट में, जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। और आप सोचो हाथ से व्यक्ति वस्तुएं कम बना पाएगा, मशीनों से वस्तुएं ज्यादा बनेंगी। धीरे धीरे मशीनों का आविष्कार हुआ और रिजल्ट ये रहा कि औद्योगिक क्रांति आ गई, औद्योगिक क्रांति आ गई, औद्योगिक क्रांति। और इसी समय मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई थी। क्या है ना कि ये जो यूरोप के लोग हैं ये विश्व में व्यापार करके, विश्व के देशों पर कंट्रोल करके, विश्व के देशों को लूट करके इतना पैसा पा गए कि इन्होंने आविष्कार करने शुरू किए, रिसर्च करने शुरू किए। इनके पास पैसा बहुत था और आवश्यकता भी थी। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इनको आवश्यकता भी थी कि जनसंख्या कम है यूरोप में, छोटे छोटे देश थे, जनसंख्या सीमित थी,
और इन लोगों को कार्य बहुत ज्यादा करना है। तो जहां इंसान की शक्ति जवाब दे जाए वहां वो मशीनों का सहारा लेता है। भाई आप अकेले 10 लोगों को फाइट करके हरा सकते हैं, ठीक है, आप में है इतनी कैपेसिटी, लेकिन सामने 100 लोग आ जाएं तो? और सोचिए यदि आपके पास AK-47 हो या मशीन गन हो या तोप वगैरह हो, तो 100 लोगों को देख करके भी एक बार आप नहीं डरेंगे। आवश्यकता ही कुछ ऐसी थी कि यूरोप के मुट्ठी भर लोग बहुत तेजी से प्रगति करना चाहते थे, और वह तब हो सकता था जब वो मशीनों का सहारा लें। तो यहां पर जो मशीनों का आविष्कार हुआ और उसके बाद जो उद्योगों में प्रगति हुई है वो है औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही क्यों? ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का कारण मैं विस्तार से बताऊंगा। कारण तथा प्रभाव तथा प्रभाव तथा प्रभाव और इसके अलावा जर्मनी, जापान तथा रूस में औद्योगिक क्रांति रूस में औद्योगिक क्रांति। अब यहां मैं बात कर रहा हूं उद्योग की, और आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब बिजनेसमैन बिजनेस करता है ना, या मशीनों से वस्तुएं बनवाता है, तो उसे कच्चा माल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल। उसे रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कच्चा माल। और दूसरी बात यह है कि उससे बनी बनाई वस्तुएं ले जाकर के मार्केट में बेचना भी होता है। और आप जानते हैं ब्रिटेन छोटा सा देश है, जर्मनी छोटा सा देश, जापान छोटा सा देश, रूस बहुत बड़ा देश है। लेकिन वही है जैसे खजूर का पेड़, उस समय, अभी तो इस समय बहुत डेवलप है, जिस समय की बातें मैं करने जा रहा हूं, समय रूस बड़ा तो बहुत था, लेकिन वो आपने लाइन सुनी होगी ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया थी दूर। रूस बहुत बड़ा देश है, लेकिन वहां का ज्यादातर जो एरिया है वो बर्फ से ढका रहता है। तो कृषि उत्पाद वगैरह वहां पर जो संसाधन थे ये सब सीमित मात्रा में थे। तो ऐसे में ये जो छोटे छोटे देश हैं, बेटा अभी ये सब कुछ मैं लिखवाऊंगा, परेशान मत होइए, सब कुछ लिखवाऊंगा। अभी एक बार पाठ्यक्रम को माइंड में सेट कर लीजिए। अभी जो संक्षेप में बता रहा हूं यही डिटेल से बताऊंगा, है ना। मुझे लगता है कम से कम 50 to 60 आज तो आराम से लग जाएंगे विश्व इतिहास पढ़ाने में मुझे। तो अब क्या हुआ कि इन देशों को कुछ ऐसे क्षेत्र चाहिए थे विश्व के जहां पर इनका प्रभाव हो, और इतना प्रभाव हो कि वहां के संसाधनों का ये प्रयोग कर सकें अपने बेनिफिट के लिए, यानी उन क्षेत्रों का ये शोषण कर सकें। और इसी क्रम में उपनिवेशवाद, कॉलोनी। इसी क्रम में आप देखेंगे कि ये जो देश हैं ये विश्व में अपना उपनिवेश स्थापित करेंगे, और ये चाहेंगे कि हमारे पास इतना बड़ा क्षेत्र हो और उस बड़े क्षेत्र से हम रॉ मटेरियल प्राप्त कर सकें, यानी कि कच्चा माल, वहां विनिर्मित वस्तुएं बेच सकें, तो हमारे पास बहुत बड़ा क्षेत्र हो। इसी क्रम में ये क्षेत्रों को जीतते चले जाएंगे, वहां अपनी सत्ता स्थापित करेंगे। तो आप देखेंगे उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद, आप ये भावना देखेंगे औद्योगिक क्रांति के पश्चात, उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद। और इसी क्रम में आप देखेंगे एशिया में साम्राज्यवाद का प्रसार। एशिया के बहुत से देश यूरोपीय शक्तियों द्वारा जीत लिए जाएंगे। साम्राज्यवाद का प्रसार, तथा इसी क्रम में मैं आपको बताऊं अफ्रीका का विभाजन हो जाएगा। अफ्रीका का विभाजन, अब ये विभाजन कैसा, तो आप ऐसे समझे विभाजन तो भारत का भी हुआ, लेकिन यदि भारत का विभाजन कुछ ऐसे होता कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश 3 देश बनाए जाते भारत विभाजित करके। ब्रिटेन कहता भारत मेरा, और जापान जर्मनी ले ले,
जो बांग्लादेश है उसको जापान ले ले और अपने फायदे के लिए इन क्षेत्रों का प्रयोग करे। अगर ऐसा होता तो बस ऐसे समझ लो कि ऐसा ही कुछ अफ्रीका में हुआ था। यूरोपियंस ने अफ्रीका को बांट लिया और अफ्रीका को यूरोपियंस ने अपने भी, जैसे अफ्रीका का विभाजन तो किया है, और जो विभाजित क्षेत्र थे उसको विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के बीच वितरित कर दिया गया कि ये क्षेत्र आपका, ये क्षेत्र आपका, ये क्षेत्र आपका। ऐसा क्यों है? तो औद्योगिक क्रांति के पश्चात इनको आवश्यकता थी विस्तृत क्षेत्र की, जहां से ये कच्चा माल प्राप्त कर सकें और विनिर्मित वस्तुओं का विक्रय कर सके। अच्छा फैजल जी, अभी मैं लास्ट वाली स्लाइड दिखा दूंगा, ये सब मैं नोट कराऊंगा, परेशान मत होइए, सब नोट कराऊंगा, अभी समझते चलिए। तो साम्राज्यवाद का प्रसार तथा अफ्रीका का विभाजन, और इसी के बाद आप लोग देखेंगे बेटा, अनुभव इंग्लिश मीडियम की बैच आएगी अलग से, ये हिंदी मीडियम की बैच है। कोलोनलिज्म बोलते हैं, उपनिवेशवाद, कोलोनियलिज्म उपनिवेशवाद। तो इसी के बाद आप लोग देखेंगे क्या होगा कि जैसे कुछ शक्तियां विश्व में साम्राज्य स्थापित करती चली जाएंगी। अब देखो बेटा, जैसे मान के चलो ये पूरा विश्व है, ये पूरा विश्व है। अब आप विचार करके देखो कि यदि इस पूरे विश्व पर मैं और 2-3 और टीचर अभी आ जाए यहीं पर कैरियर विल आईएएस के, और हम सब लोग इस बोर्ड को आपस में बांट लें कि इतना हिस्सा मेरा, इतना हिस्सा मेरा, इतना हिस्सा मेरा। अब ये पूरा बोर्ड मान के चलो 3 लोगों में विभाजित हो गया। 3 टीचर्स ने इस पर कंट्रोल कर लिया। अब आने वाले समय में अगर कोई और टीचर उभरता है मार्केट में, वह भी इसी बोर्ड से पढ़ाना चाहता है, बोर्ड एक ही है, तो आप जानते हैं उसे क्या करना पड़ेगा? इस बोर्ड के लिए उन शक्तियों से लड़ना पड़ेगा जिन शक्तियों का बोर्ड पर कंट्रोल है। और आप देखेंगे कि विश्व युद्ध हो जाएगा, और उस विश्व युद्ध में एक तरफ कुछ ऐसी शक्तियां होंगी जिनका विश्व में साम्राज्य स्थापित हो चुका होगा, और एक तरफ कुछ ऐसी शक्तियां होंगी जो साम्राज्य स्थापित करना चाह रही होंगी। तो परिणाम ये होगा कि प्रथम विश्व युद्ध कारण तथा प्रभाव, और इसी दौरान मैं आपको पढ़ाऊंगा पेरिस शांति सम्मेलन। पेरिस शांति सम्मेलन तो क्या है ना कि विश्व में जिन शक्तियों ने साम्राज्य स्थापित किया था वो बड़े शक्तिशाली लोग थे, उनको पराजित करना नई शक्तियों के लिए कठिन कार्य है। लेकिन हाँ, पराजित जो देश होते हैं उनके द्वारा पराजय स्वीकार करना और कठिन कार्य होता है। जो देश पराजित हुए वो बहुत हर्ट हुए, और पराजय के पश्चात वो पुनः जो है तैयारी में लग गए युद्ध की। और इसी क्रम में आप लोग देखेंगे जो कुछ आप लोग पढ़ेंगे ये होगा इटली में फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद तथा जापान में सैन्यवाद का उद्भव, एवं अब क्या होगा? द्वितीय विश्व युद्ध होगा। द्वितीय विश्व युद्ध होगा। ये क्रम से आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? जो कुछ मैं बता रहा हूं क्रम से आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, आज से सूर्या जी वर्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं। सर्वेश लिख रहे सर आनंद आ गया। बेटा आएगा, आनंद बहुत आएगा जब मैं पाठ्यक्रम पढ़ाना जो है स्टार्ट कर दूंगा। अभी तो सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, और सिलेबस समझते हुए ही यदि आप लोग को आनंद आ रहा है, इसका मतलब है कि हिस्ट्री सब्जेक्ट में आप अभी से इंटरेस्ट लेने लग गए। और जब आप किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं तो उस सब्जेक्ट को पढ़ना, उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करना बहुत आसान हो जाता है।
तो ऐसे में ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध। अच्छा, एक और बात समझिए, जिन लोगों ने विश्व में बिजनेस कर करके, कैपिटल इन्वेस्ट करके, साम्राज्य स्थापित करके अपने आप को बहुत शक्तिशाली बना लिया था पहले से ही, बेटा वो पूंजीवादी कहे गए। उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करके अपने आप को बहुत शक्तिशाली बना लिया, बहुत रिच बना लिया। तो विश्व में ज्यादातर पूंजीवादियों का प्रभाव था। ऐसे में एक विचारधारा ऐसी निकली। मैंने आपसे कहा कि कंपनियां बना बना करके विश्व में लोग गए और विश्व में जाकर के उन्होंने खूब प्रॉफिट कमाया। तो बेटा आप इस बात को समझिए कि एक दौर ऐसा था विश्व में, एक दौर ऐसा था कि लोग स्वयं वस्तुएं बनाते थे, मार्केट में सेल करते थे, जो प्रॉफिट आता था वो उनका होता था। जैसे मैंने पेन बनाई, मैंने पेन बेची मार्केट में, मेहनत मेरी, प्रॉफिट मेरा। लेकिन जब कंपनियां स्थापित हुई विश्व में तो वो पेन बनाने वालों को काम देती थी। जैसे मुझे किसी कंपनी ने अपने यहां रख लिया कि आपको 10,000 रुपए महीने की सैलरी दी जाएगी और आपको यह करना पड़ेगा कि पेन बनाना होगा। अब सोचो मैं 10,000 रुपए की सैलरी पर पेन बनाने लग गया कंपनी में, और मेरे जैसे 100 वर्कर और हैं, हम लोग दिन रात मेहनत करें, कंपनी का मालिक पेन बेचता रहे, उसको खूब प्रॉफिट होगा, महंगाई बढ़ती जाएगी, पेन की कीमत 10 से 20 रुपए, फिर 50 रुपए, 100 रुपए हो जाएगी, मालिक की इनकम बढ़ती रहेगी। लेकिन हम जो कर्मचारी होंगे, जो वर्कर होंगे, उनकी सैलरी 10,000 के ऊपर मालिक करे ही ना। तो जो वर्कर होंगे, मजदूर, वो गरीब रह जाएंगे, लेकिन मालिक बहुत अमीर हो जाएगा, वह मालिक जिसने कैपिटल इन्वेस्ट किया, पूंजी लगाई। तो ये पूंजीवादी भावना है और ऐसे लोग अमीर होते चले जाते हैं, लेकिन मजदूर मजदूर ही रह जाता है। जबकि ध्यान से समझने पे पता चला कि मजदूर की मेहनत से ही मालिक रिच हुआ था। एक समय कार्ल मार्क्स ने कहा था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और एक होकर के लड़ो। आप मालिकों से संपत्ति छीन लो, संपत्ति छीन करके फिर विश्व में क्या करो कि अपनी सेना बनाओ, अपनी सत्ता स्थापित करो, और पूरे विश्व में जब आपकी सत्ता स्थापित हो जाएगी तो फिर विश्व की जो संपत्ति होगी वो विश्व के लोगों में वितरित हो जाएगी। फिर ना कोई गरीब ना कोई अमीर, बल्कि सब समान होंगे। समाजवादी भावना व्याप्त हो जाएगी पूरे विश्व में। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं, यह भावना प्रभावी होती हुई देखी गई रूस में। कार्ल मार्क्स जर्मनी से था, लेकिन जो उसकी भावना है, उसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो रूस में पड़ा। रसिया के लोग इससे प्रभावित हुए। नहीं बेटा, पीटी में नहीं आता, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, मेंस में आता है। तो यहां पर क्या है कि ऐसे में जो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हुआ, साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हुआ, वो था रूस, वो था रसिया। और क्या है कि रसिया धीरे धीरे डेवलप करता करता बहुत शक्तिशाली हो गया। अब वो समाजवादी देश, साम्यवादी विचारधारा का। और उधर जो सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा वेस्ट में, वो था अमेरिका। अमेरिका तो बस ये समझ लो कि पूंजीवादी जो देश थे, जो लोग थे, उनमें अग्रणी था अमेरिका, और समाजवादी जो देश था वो था रसिया। दोनों बड़े ही शक्तिशाली थे। और विचारधारा के आधार पर बच्चों, विश्व जो है वो दो भागों में समझो बट गया। कुछ लोग पूंजीवादी, कुछ लोग पूंजीवादी, कुछ लोग समाजवादी, कुछ लोग पूंजीवादी, कुछ लोग समाजवादी। तो अब इस विचारधारा के आधार पर जो टकराव होने वाला है, विशेष करके अमेरिका और रसिया के बीच सबसे ज्यादा संभावना है टकराव की। टकराव होता रहेगा, लेकिन क्या है ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कम से कम 5 से 7 करोड़ लोग मारे गए थे, बहुत लोग मरे। तो जितना जोश था लोगों में, युद्ध कर करके इनका जोश अब ठंडा हो चुका था। पहले बड़ा युद्ध होता था विश्व में, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भयावहता को देख करके ना, युद्ध पिपासु, रक्त पिपासु जो लोग थे, उनकी प्यास कुछ समय तक के लिए शांत हो गई। वो युद्ध की विभीषिका को समझ गए, युद्ध में क्या लॉस होता है इस बात को समझ गए।
और इसीलिए देखो दोबारा किसी की युद्ध करने की हिम्मत नहीं पड़ती। जिनकी पड़ती है इसका मतलब उन्होंने वो सब कुछ देखा नहीं। कम से कम जिन लोगों की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, यूरोप के लोग, वर्तमान समय में देखो यहां के लोग जल्दी लड़ते हुए नहीं दिखते कि एक देश दूसरे से लड़ रहा है। अभी मैं इस बात पर और विस्तार से चर्चा करूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि अब इस घटना के बाद आप लोग देखेंगे शीत युद्ध, शीत युद्ध कारण तथा प्रसार, कारण तथा प्रसार, और फिर आप देखेंगे शीत युद्ध का अंत, शीत युद्ध का अंत। आप लोग यह टॉपिक पढ़ेंगे, शीत युद्ध का अंत। एक और बात, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ तो विश्व में जिन शक्तियों ने साम्राज्य स्थापित किया था उनकी भी बुरी दशा हो गई, और उस स्थिति का लाभ उठाकर राष्ट्रवादी भावना बहुत से देशों में व्याप्त हो चुकी थी। उसका लाभ उठाकर अनुभव मैं बेटा बताऊंगा, फासीवाद और नाजीवाद क्या है ये मैं पढ़ाऊंगा। जब ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूंगा तो मैं बताऊंगा। अभी बस ये समझ लो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो शक्तियां पराजित हुई वो बदला लेना चाहती हैं ऐसी शक्तियों से जिन्होंने उनको पराजित किया, और इसमें एक उग्र भावना का जन्म होगा जो युद्ध की मांग करेंगे, बल्कि उनके कारण ही भविष्य में आप देखेंगे युद्ध हो जाएगा। तो वो ऐसी विचारधारा है, उग्र विचारधारा है फासीवाद, नाजीवाद। पर अभी मैं एक दो लाइन में ये क्लियर नहीं कर सकता। जब मैं देखो जैसे मैं लिंक करके एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा रहा हूं, ऐसे लिंक करके डिटेल से पूरा ये पाठ्यक्रम अभी समझा रहा हूं, सिलेबस। जब मैं डिटेल से आपका सिलेबस पढ़ाऊंगा तो आप लोग ये सब बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अच्छा, पुनः यहां पर देखें शीत युद्ध का अंत। अच्छा, कुछ शक्तियां ऐसी, कुछ देश ऐसे थे जो इस दौरान स्वतंत्र हुए या साम्राज्यवादी शक्तियों के नियंत्रण से बाहर होने वाले जो देश थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ना हम समाजवाद की तरफ अभी जाएंगे और ना पूंजीवाद की तरफ। कहने का आशय यह है कि जो गुटबाजी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान भी गुटबाजी हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान भी गुटबाजी हुई थी, बिल्कुल ये न्यू बैच है। तो इस गुटबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना है, और ऐसे ही लोगों ने एक आंदोलन खड़ा किया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और अब विश्व में ऐसा युद्ध ना हो जिससे करोड़ों लोग मरें, उसके लिए यूएनओ की स्थापना हुई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास। तो यूएनओ की स्थापना हुई। यह संगठन है जो विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगा। और आपको एक और अच्छी बात बताऊं मैं, यूरोप के लोगों की वजह से ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ, यूरोप के लोगों की वजह से ही सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। तो अब ये लोग इतना लड़ चुके थे ना कि इनको भी समझ में आ गया कि लड़ना हित में नहीं है। और अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि अब इन लोगों ने अपने विचार में सुधार किया। जो लोग आज तक महत्वाकांक्षा के नाम पर, साम्राज्य विस्तार के नाम पर, आय बढ़ाने के नाम पर लड़ रहे थे, अब वो लोग एकता की बात करने लग गए। मतलब समझ लो कि बहुत लड़ झगड़ कर अब साधु हो गए। आप एक लाइन सुनते होंगे ना कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज पर, क्या बोलते हैं आप लोग, तो कुछ ऐसा ही सीन समझो आप। अब ये लोग शांति की बात करने लग गए, यूरोप के लोग आपस में एकता स्थापित करने की बात करने लग गए। और इसी क्रम में आप देखेंगे यूरोपीय समुदाय, यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय यूनियन, आज के बाद यूरोप में संघ बनेगा। मैंने अभी अभी आपसे कहा था, अब देखो यूरोप वाले लड़ लड़ करके शांति पा चुके हैं, शांत हो चुके हैं, अब ये लड़ाई की बात नहीं करते। यूरोप में एकता स्थापित होगी। पर अभी देखो एशिया में लोग लड़ते रहते हैं, लोग लड़ते रहते हैं। इसका मतलब जानते हैं आप, ये इतिहास से सबक नहीं ले रहे बेटा। सोचो, यूरोप के लोगों ने तो ऐसी एकता दिखाई, एक मुद्रा है यूरो, और बहुत से देशों ने अपने यहां यूरो को मान्य कर लिया। मतलब समझ रहे हैं आप,
व्यापार, एक देश से दूसरे देश में आवाजाही, इसमें बड़ी छूट होगी। पूरा कॉन्टिनेंट, पूरा जो कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत से लोग ये भावना दिखा रहे हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अगर ऐसी ही भावना एशिया में देखने को मिल जाए तो आप जानते हैं एशिया कितना विशाल है, कितनी जनसंख्या है यहाँ पर। यहां पर यदि लड़ाइयां बंद हो जाए, कुछ अच्छी भावना दिख जाए तो क्या से क्या हो जाए, लेकिन कहां होगा। अभी भारत एशिया के जो लोग हैं वो इतिहास से सीख कहां रहे हैं। पाकिस्तान कहां शांति रहने देगा। अच्छा अच्छा अनुभव जी, ठीक है, मैं इंग्लिश में कुछ वर्ड यूज कर दूंगा। पॉलिटिकल साइंस की ऑप्शनल फीस क्या है बेटा? मैनेजमेंट से आप लोगों को पता चल जाएगा, मैनेजमेंट से पता चल जाएगा। यूरोपीय यूनियन तथा यूरो जोन संकट तथा यूरोजोन संकट, यूरोजोन संकट। और इसके बाद एक और टॉपिक, इसके बाद एक और टॉपिक यूरोजोन संकट। तो जैसा कि मैंने कहा लड़ाई चलती रही थी रसिया और अमेरिका के बीच, शीत युद्ध। अच्छा शीत युद्ध क्या आप लोग समझ गए? या चलिए अभी प्रश्न क्या करूं, मैं खुद ही बता देता हूं आपको। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में देखो तो अभी भी शीत युद्ध चल रहा है, मतलब हमेशा इसे संभावना बनी रहेगी जैसे युद्ध हो जाएगा। ये शीत युद्ध है। लंबे समय तक अमेरिका और रसिया के बीच शीत युद्ध चलता रहा, शीत युद्ध चलता रहा। और इसके बाद परिणाम ये हुआ, रूस एक बहुत बड़ा देश, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो जो पूंजीवादी शक्तियां थी वो दिमाग लगाती रही रसिया को कमजोर करने के लिए, फाइनली सफल हो गई। सोवियत रूस का विघटन हो गया, सोवियत रूस का विघटन हो गया। 1991 ईस्वी की बात है, सोवियत रूस का विघटन तथा समाजवादी देशों में परिवर्तन तथा समाजवादी देशों में परिवर्तन। तो ये जो है आपका विश्व इतिहास का पाठ्यक्रम है। हाँ बिल्कुल, अगर बिना हथियारों के लड़ा जाए, माहौल बना रहे युद्ध का, बट ऐसा युद्ध कोई हो ना, माहौल गर्म रहे बस, वो शीत युद्ध है। हाँ प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं होती, बिल्कुल यही है। आईएएस का हिस्ट्री कवर हो जाएगा बिल्कुल बेटा। ये यूपीएससी और सभी स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम होता है उसको ध्यान में रखते हुए ये बैच है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है हिस्ट्री का, वो कवर कराया जाएगा। साथ ही साथ इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा कि आप लोग एसए में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाए और इंटरव्यू लेवल पर भी आप बेहतर कर पाए। मैंने आप लोगों को इस बारे में जानकारी दे दी थी। आपके बैच में, एप्लीकेशन पर जो बैच है उसमें एक वीडियो पड़ा होगा मुश्किल से 3 मिनट का, उसमें मैंने इन बातों को बोला हुआ है, इस पर डिस्कस किया हुआ है। तो बेटा ऑप्शनल की बैच तो अलग से आएगी। अभिषेक आपका कमेंट देख रहा हूं मैं। अभी आज मैं पाठ्यक्रम डिस्कस कर रहा हूं, सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं। अभी आज से टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा। अभी तो आपको बता रहा था पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है, और ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो इस तरीके से ये आपका पाठ्यक्रम है। अब आपको पढ़ना क्या है अलग से, देखो जो कुछ मैं पढ़ाऊंगा वही पढ़िए, बार बार पढ़िए। जो मैं समझाऊंगा वो लिखवा दूंगा, बार बार नोट्स रिवाइज करते रहिएगा। मैं आंसर राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट भी कराऊंगा क्लास में। और अगर अलग से कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए, बस इसके अलावा कुछ मत पढ़िए। मैंने कहा मुश्किल से एक प्रश्न आ रहा है इस समय विश्व इतिहास से मुख्य परीक्षा में, तो फिर बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो आप लोग को करना यह है कि एनसीईआरटी की बुक पढ़िए बस। और अगर किसी को लगता है कि नहीं मुझे बहुत विस्तार से पढ़ना है, तो आप प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा की बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। हाँ अकीब जी, जो पाठ्यक्रम मैंने लिखवाया हुआ है इसमें कई सारे टॉपिक और भी हैं जो इसके अंदर निहित हैं, वो सब मैं पढ़ाऊंगा।
देखो बेटा, जो कुछ मैं पढ़ाऊंगा उसके लिए आप को ये आवश्यक नहीं है कि आप कोई बुक पढ़ के आए तभी आप मेरा लेक्चर समझ पाएंगे। मैं इतिहास को बेसिक से उठाता हूं। मैं आप पर नहीं छोड़ता कि आप इतना समझे हुए हो तब मैं आपको पढ़ाऊं और समझा ले जाऊं। मैं बेसिक से उठाऊंगा। आपने इतिहास की बुक कभी उठाई भी नहीं हो, तब भी जो कुछ मैं पढ़ाऊंगा आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। आज तो मैं विस्तार से आपको बता रहा था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पाठ्यक्रम क्या है, तो थोड़ा सा फास्ट मैंने आपको बताया। जब टॉपिक पढ़ाना शुरू करूंगा तो बहुत आराम से समझाते हुए, लिखवाते हुए, आपका डाउट क्लियर करते हुए फिर मैं आगे बढ़ूंगा, तो कोई समस्या नहीं आएगी, निश्चिंत रहिए आप। बेटा एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी की जब बुक्स आप पढ़ते हैं ना तो आप लोगों को बहुत सी बातें ऐसी पता चलती हैं जो बेसिक होती हैं, जानना आवश्यक होता है। उससे बड़ी बात जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है वो आपका आंसर राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट भी कराएगी। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। अलग से कोई बुक आप वर्ल्ड हिस्ट्री की ना पढ़ें तो भी चलेगा, पर एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। अब आप लोग इसे देखें बेटा, अभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस पहले लिख लीजिए, फिर जब आगे का पाठ्यक्रम पढ़ाऊंगा तो उसे भी लिखवाऊंगा। अब लिखना शुरू करिए। विश्व इतिहास, विश्व इतिहास, और इसमें लिखिए 18वीं सदी में यूरोप में, लिखते जाइए। 18वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्य का उद्भव, लिखिए अनुभव जी। 9th और 10th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी यदि आपको मिल जाए वो पढ़ डालिए आप। उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आसानी से जो है समझाया गया है। तो लिखें। नहीं बेटा सनी जी, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। आप 3 से 4 लेक्चर मेरा लीजिए, आप लोगों के अंदर जो ये सब भय है ना विभिन्न प्रकार का, ये सब भाग जाएगा। तो यहां पर लिखिए विश्व इतिहास में फर्स्ट टॉपिक 18वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्य का उद्भव। हाँ बिल्कुल प्रवीण जी, ऑप्शनल में ही पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री ऑप्शनल में ही पढ़ाऊंगा। तो सेकंड पॉइंट लिखिए अमेरिका की क्रांति तथा अमेरिका का संविधान। अमेरिका की क्रांति तथा अमेरिका का संविधान। नेक्स्ट टॉपिक चंद्रदीप लिख रहे हैं सर मैं परचेज कर लिया आपके विश्वास पर। थैंक यू बेटा, आपके विश्वास पर मैं भी खरा उतरूंगा और कैरियर वेल मैनेजमेंट भी। तो यहां लिखिए अमेरिका की क्रांति तथा अमेरिका का संविधान। नेक्स्ट टॉपिक फ्रांस की क्रांति तथा नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका। जिन्होंने नोट कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं नोट किया वो नोट करें। फ्रांस की क्रांति तथा नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पाठ्यक्रम है ना, इसको पढ़ते पढ़ते आप लोगों को लगेगा कि हम विद्वान हो चुके हैं। ये आपका नॉलेज बहुत बढ़ा देता है। तो धन्यवाद सचिन जी। तो यहां लिखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका ब्रैकेट में 1789 टू 1815 एडी, 1789 से 1815 ईस्वी। फिर लिखिए उदारवाद और राष्ट्रवाद। बढ़िया वसु जी, बहुत से स्टूडेंट्स लिख रहे हैं सर मैंने परचेज कर लिया हुआ है। वेरी गुड। तो उदारवाद और राष्ट्रवाद। नेक्स्ट टॉपिक 19वीं सदी में यूरोपीय क्रांतियां। 19वीं सदी में यूरोपीय क्रांतियां। 1815 ईस्वी का वियना कांग्रेस। फिर लिखिए
नेक्स्ट टॉपिक, राष्ट्रवाद की प्रगति। अच्छा, बहुत से लोग बैच परचेज कर चुके हैं, बहुत से कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अनुज लिख रहे हैं मैं पुलिस में हूं, समय कम मिलता है। बेटा जितना समय मिले उतने में ही पढ़ो। आपके साथ के बच्चे अगर 1 साल में सिलेक्ट होंगे, आप 3 साल में सिलेक्ट होंगे, पर होगे जरूर। तो फिर लिखना 1815 ईस्वी का वीना कांग्रेस, फिर राष्ट्रवाद की प्रगति, इटली तथा जर्मनी का एकीकरण। नेक्स्ट टॉपिक, औद्योगिक क्रांति। बेटा 2 घंटे का एक लेक्चर है, 4:15 से 6:15 PM तक, मंडे टू फ्राइडे ये क्लास चला करेगी। अच्छा, सनी भी परचेज कर चुके हैं। आंसू लिख रहे हैं ओल्ड स्टूडेंट आज कहाँ गए? सभी हैं बेटा, अभी मैं कमेंट पर रिप्लाई नहीं दे रहा था, इसलिए लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का कारण तथा प्रभाव। सचिन लिख रहे हैं आपसे हिस्ट्री पढ़नी थी, बहुत समय से वेट कर रहा था स्पेशल बैच का, फाइनली वो दिन आ गया। थैंक यू सर, स्वागत है सचिन जी आपका। मैं भी बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि स्पेशल बैच आए जिसमें मैं विस्तार से बच्चों को हिस्ट्री पढ़ा सकूं, और बहुत से लोग जो हिस्ट्री सब्जेक्ट से भयभीत होते हैं उनका वो भय समाप्त कर दूं मैं। तो यहां पर लिखिए, औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का कारण तथा प्रभाव, फिर कॉमा करके जर्मनी, जापान तथा रूस में औद्योगिक क्रांति, रूस में औद्योगिक क्रांति। बेटा ओल्ड स्टूडेंट्स का मतलब ये है जो लोग मुझसे हिस्ट्री पढ़ चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म पर। तो अच्छा, मोहित भी परचेज कर चुके हैं। भारतीय लिख रहे हैं कितने दिन लगेंगे? बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे बेटा, आप लोगों को तो बैच की वैलिडिटी बताई गई होगी। तो यहां पर लिखिएगा जर्मनी, जापान तथा रूस में औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट टॉपिक, उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद, एशिया में साम्राज्यवाद का प्रसार। सनी अब बिल्कुल नहीं होगी, वर्ल्ड हिस्ट्री से बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, धैर्य रखें। कुछ लेक्चर पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि अब वर्ल्ड हिस्ट्री से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर लिखिए, एशिया में साम्राज्यवाद का प्रसार तथा अफ्रीका का विभाजन। नेक्स्ट टॉपिक, प्रथम विश्व युद्ध। डैश करके कारण तथा प्रभाव। अच्छा सुमेर जी, ठीक है, बात करूंगा मैं इस पर। कारण तथा प्रभाव, पेरिस शांति सम्मेलन। प्रथम विश्व युद्ध, कारण तथा प्रभाव, पेरिस शांति सम्मेलन। नेक्स्ट, इटली में फांसीवाद। कोई समस्या नहीं सनी बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं बट समस्या कोई नहीं होगी। यूपीएससी के टीचर्स पढ़ाते ही ऐसा हैं, किसी बच्चे को कोई समस्या हो ही नहीं सकती। बेसिक से यहाँ पर बातें समझनी होती है ना, अपनी समझ बढ़ाना होता है, तो बातें ही ऐसी की जाती हैं कि आप लोग की समझ में आए। तो लिखना यहाँ पर, सुनीता बेटा बात करूंगा, मैं बात करूंगा। फांसीवाद की मीनिंग ऐसे ही नहीं निकाली जा सकती, ये एक भावना है, तो मैं बताऊंगा जब मैं पढ़ा रहा हूँ फांसीवाद नाजीवाद। यहां पर लिखना, इटली में फांसीवाद, कॉमा जर्मनी में नाजीवाद। हाँ, इसी टाइम पर क्लास चला करेगी, 4:15 से 6:15 PM। इटली में फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद तथा जापान में सैन्यवाद का उद्भव। एवं द्वितीय विश्व युद्ध।
खुशबू बेटा बाकी क्लास तो चल ही रही है, दिन भर में कई क्लास चलती है अलग अलग विषयों की, आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ते हैं। एवं द्वितीय विश्व युद्ध, इटली में फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद तथा जापान में सैन्यवाद का उद्भव एवं द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट टॉपिक, शीत युद्ध। पीजीटी के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा क्या, क्योंकि मैं बीएड कर रहा हूं। कुछ हद तक पीजीटी एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो फैक्चुअल होते हैं, तो यहां पर फैक्ट की भी बात की जाएगी, कॉन्सेप्ट की भी, तो काफी हद तक बेनिफिशियल होगा। फिर लिखना द्वितीय विश्व, अच्छा, शीत युद्ध कारण तथा प्रसार, कॉमा शीत युद्ध का अंत। बिल्कुल बेटा बेसिक से ही कराऊंगा, आप लोग जब नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा तभी समझ जाएंगे कितना बेसिक से मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। शीत युद्ध कारण तथा प्रभाव, शीत युद्ध का अंत। नेक्स्ट टॉपिक, गुट निरपेक्ष आंदोलन, कॉमा यूएनओ। नेक्स्ट टॉपिक, यूरोपीय समुदाय, यूरोपीय समुदाय, कॉमा यूरोपीय यूनियन तथा यूरोजोन संकट। यूरोपीय समुदाय, कॉमा यूरोपीय यूनियन तथा यूरोजोन संकट। और नेक्स्ट टॉपिक, सोवियत रूस का विघटन, सोवियत रूस का विघटन तथा समाजवादी देशों में परिवर्तन। सनी लिख रहे हैं, सर मैं उन सभी अध्यापक का धन्यवाद करना चाहूंगा जिनकी वजह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपन हुआ और आप जैसे महान अध्यापक से हमें पढ़ने का मौका मिला। बेटा ये तो है, ऑनलाइन कोचिंग ने आप लोगों को बड़ी सुविधा दी। जो बच्चे मुखर्जी नगर दिल्ली में पढ़ने नहीं आ सकते थे वो आज यहाँ के अनुभवी शिक्षकों से पढ़ पा रहे हैं, तो ये तो है। नहीं तो हम लोग एक समय मुखर्जी नगर जो बच्चे आते थे तैयारी करने उन्हीं को पढ़ा पाते थे, और आज हम लोग भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों के बच्चों को मुखर्जी नगर दिल्ली में रहते हुए पढ़ा पा रहे हैं, तो हम लोगों के लिए भी ये सुविधा जो है बहुत अच्छी रही। तो हाँ, आज सिलेबस डिस्कस करना था मुझे, अब नेक्स्ट क्लास से मैं टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। आप एनसीईआरटी की बुक्स ही पढ़िए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। फिर भी आपको लगता है कि आपको जानकारी और चाहिए तो आप लाल बहादुर वर्मा की पुस्तक ले सकते हैं। आप जब लेक्चर लेंगे तो कुछ वर्ड इंग्लिश के यूज करिए, बिल्कुल कर दूंगा। हाँ अभिषेक जी, कोरोना का असर तो है ये, तो फैजल लिख रहे हैं हम लोग को ऑनलाइन का बहुत लाभ मिला। सर ये बैच बीपीएससी के लिए है क्या? बिल्कुल है, बीपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो या आईएएस का एग्जाम हो, यह बैच सभी एग्जाम के लिए। वर्ल्ड हिस्ट्री की 9th और 10th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाए तो वो लेकर के पढ़िए, बिल्कुल पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं। विश्व इतिहास, आधुनिक इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से जो मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास महत्वपूर्ण है वह भी पढ़ाऊंगा। तो मीना जी पूछें क्या मतलब पूछना चाहते हैं, आपका भी रिप्लाई कर देता हूं मैं। बहुत से कमेंट मुझे दिख नहीं रहे, आप इतनी भारी संख्या में जुड़े हैं आज इस बैच के साथ कि आप लोगों में से कुछ लोगों का कमेंट ही मैं देख रहा हूं, बाकी लोगों के कमेंट तेजी से आते हैं और विलुप्त हो जाते हैं इधर से। हाँ बेटा, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, बस ये समझ लो इसमें इफ बट लेकिन नहीं करना है।
नहीं नहीं, आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नहीं, और अलग से मैं बताऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बस एनसीईआरटी में जो कुछ है वही पढ़ लो आप, उससे अधिक नहीं। बेटा ये जो बैच है दीपक, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी है, मुख्य परीक्षा के लिए भी है, तो अलग से फिर मेंस के लिए नहीं पढ़ना है इतिहास। हिस्ट्री स्पेशल बैच का मतलब 200 प्लस आवर्स मैं लूंगा आपको पढ़ाने में, और बहुत विस्तार से पढ़ा दूंगा। फिर ना तो प्रारंभिक परीक्षा में कोई समस्या होगी, ना मुख्य परीक्षा में, यहां तक कि साक्षात्कार तक आपको इतिहास विषय में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर मैंने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, मुझे आपकी क्लास समझ आएगी? बिल्कुल आएगी, 101% आएगी बेटा। और आप नेक्स्ट क्लास देखना, एक क्लास में ही आपको समझ में आ जाएगा। जो अगली क्लास में लूंगा, जहां से टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, आपको वहीं से समझ में आ जाएगा कि आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई समस्या नहीं होगी। आमिर जी जब मैं भारतीय इतिहास पढ़ाऊंगा, भारत का इतिहास, तब बताऊंगा। वैसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है तो आप बीएल ग्रोवर की पुस्तक ले सकते हैं, बीएल ग्रोवर। इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी होगी वो भी बता दिया जाएगा फैजल जी। सिंह जी लिख रहे हैं 300% आएगी धन्यवाद सर, मैंने बीएससी पीसीएम कर लिया है। वेरी गुड मीना जी। हिस्ट्री में जीरो हूं, अब नहीं रहेंगे, अब धीरे धीरे ये जीरो से बढ़ते बढ़ते आप 100 तक पहुंच जाएंगे, परेशान मत होइए। आपकी क्लास कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्लास पढ़ने के दौरान भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद भी पढ़ सकते हैं, आप जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हुए हैं तो मेरा लेक्चर नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात एनसीईआरटी की तो आप स्वतंत्र हैं, जब चाहे पढ़ सकते हैं। अभिषेक जी मंजेश सर का ऑप्शनल कैरियर बिल पे भी आएगा, कैरियर बिल पे अभी बहुत से टीचर्स जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके आने वाले हैं, तो आप लोगों को कुछ ही समय में ये सब जो है ये सुविधा भी मिल जाएगी कुछ ही समय में। हाँ एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। फैजल लिख रहे हैं थैंक यू कैरियर बिल आईएएस टीम। सर मेंस की आंसर राइटिंग कैसे लिखनी है बता दीजिए। बताऊंगा, पहले कुछ पढ़ाने तो दीजिए, पहले जब कुछ आपको समझा दूं फिर बताऊंगा ना कि जो आपने समझा उस आधार पर कैसे मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर लिखना है। बेटा मीना आप 2-4 लेक्चर मेरे लेकर के देखो, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई बुक पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है, वो सब समझ में आ जाएगा। इस एग्जाम में एक चीज बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, वो है धैर्य, वो आप लोगों को रखना होगा। हाँ जहां जरूरत होगी वहां पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए ठीक है, तो कोई और डाउट हो तो बता दें, वरना जो है आज की क्लास समाप्त करूं मैं। हाँ बिल्कुल बेटा, टीचर जो बताएं वही फॉलो करना है, और ईमानदारी से बताऊं तो जितना शिक्षक आपको बताएंगे आप उतना ही फॉलो करने में बड़ी कठिनाई महसूस करेंगे। तो यदि कर ले गए तो कम समय में सिलेक्शन तय है, उसमें कोई जो है ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक मुलाकात होगी, नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी का धन्यवाद।